हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आई होप सबकी तैयारी अच्छी जा रही है फॉर एग्ज़ाम। आई होप के सारे लेक्चर्स ख़त्म कर चुके हैं आप लोग। एंड आई होप एंड वेल इन होप के लेक्चर्स के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस जो है वो भी अच्छी जा रही है। बिकॉज ट्रिपल ए का जो एग्ज़ाम है वो प्रैक्टिस बहुत मांगता है। मैं पहले भी ये चीज़ बता चुका हूँ और इस चीज़ पे बहुत फोकस कर चुका हूँ कि प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतनी कम है फॉर ट्रिपल ए एग्ज़ाम। जितनी मर्जी आप कर लें उतनी कम है। ठीक है। मैंने आपको बताया था कि एटलीस्ट पांच पांच पेपर्स आपने अटेम्प्ट करने हैं। एक मैं करवा रहा हूँ, बाकी पांच चार रह जाएंगे वो आपने अटेम्प्ट करने हैं। एंड आई होप कि यार ये जो मैंने एग्जाम करवाना शुरू किया है, पिछली रिकॉर्डिंग जैसे आपने शुरू किया सुनने से पहले एग्जाम अटेम्प्ट कर चुके हो ये वाला। ठीक है। अपलोड भी मैं अपने साथ करूंगा, पर इन दोनों रिकॉर्डिंग के साथ मैंने किया हुआ है। तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप एग्जाम ये वाला निकाल सकते हो। इट वुड बी ईजी कि अगर आप निकाल दो उसको, खुद से पढ़ के उसको साथ साथ देखो, क्योंकि हो सकता है आपको यहाँ पे समझ ना आ रही हो यूजिंग द स्क्रीन। अच्छा, आते हैं। हम लोग ने ख़त्म किधर किया था पिछले रिकॉर्डिंग के अंदर? पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सेक्शन ए जो था इसी एग्जाम का ख़त्म कर दिया था। 2 घंटे ऑलमोस्ट हमें लगे थे सेक्शन ए करने में। इट मीन्स कि अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 2 घंटे अगर सेक्शन ए पे लग गए हैं तो हमारे पास 1 घंटा रहता है पीछे सेक्शन बी करने के लिए। ठीक है। और अभी आप देखेंगे और आप समझेंगे भी कि यार ये जो एग्जामिनर होता है ना, बड़ा टेक्निकल होकर बच्चों के साथ खेलता है। किस तरह से कि यार अगर सेक्शन ए में लेट सपोज आपका 1.5 घंटा लग रहा है एक एग्जाम सॉल्व करने में, सेक्शन ए का सिर्फ आपका 1 घंटा लगना, 1.5 घंटा चाहिए आपको 50 मार्क्स, विच मीन्स के 1.5 आवर्स, 1 आवर एंड 30 मिनट्स आपको लगने चाहिए। लेकिन लेट सपोज अगर आपको 2 घंटे लग रहे हैं, वो बहुत बड़ा उसने पार्ट दे दिया, सेक्शन ए बड़ा मुश्किल और बड़ा डिटेल उसने पार्ट दे दिया, बड़ा लेंथी पार्ट दे दिया। तो अब आपको ये लगेगा यार 2 घंटे गुजर गए हैं, 1 घंटा पीछे रह गया, मैंने दो क्वेश्चंस करने हैं, गई सारी मॉरल रिपोर्ट खत्म, और आप मोटिवेशन लूज कर जाओगे एग्जाम में। लेकिन ऐसा करना नहीं है। वाई? बिकॉज अब आपको समझ आएगी कि सेक्शन बी जब हम लोग इस एग्जाम का करने लगेंगे ना, आपको पता लगेगा कि कितना छोटा है सेक्शन बी। कोई लिखना आधे आधे घंटे के अंदर दो क्वेश्चंस हो सकते हैं। एग्जामिनर यूं करता है, एग्जामिनर ने कभी किया नहीं है लेकिन इट इज पॉसिबल कि वो यूं भी करे कि सेक्शन ए बड़ा छोटा सा दे दे, बहुत शॉर्ट सा दे दे, और सेक्शन बी बहुत बड़ा दे दे। अब लेकिन ज्यादातर वो क्या करते हैं, सेक्शन ए काफी लेंथी देते हैं और सेक्शन बी जो होता है वो जल्दी सॉल्व होने वाला होता है, उसमें 1 घंटा भी बहुत होता है, 1 घंटा 10 मिनट भी बहुत होते हैं उसको करने के लिए। ठीक है। तो हम लोग आज सेक्शन बी की तरफ मूव करते हैं। आई रीड द क्वेश्चंस, आंसर बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा इसको कि कैसे ये आंसर बनता है, और फिर अब आप उसको देख लो अपनी तरफ से कि आपने जो सोल्यूशन किया है क्या उसके साथ मैच करता है या नहीं करता, गलती है तो कहाँ पे गलती है। ठीक है। अच्छा, लेट्स मूव टूवर्ड्स इट। सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या कहते हैं? अगर इसको जूम इन कर ले तो इट सेज के इट इज 1 जुलाई 2015, यू आर अ मैनेजर इन कैलियन कॉर्पोरेशन। अच्छा, इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। देखो, जब हम लोग एक क्वेश्चन समझ के कर रहे होते हैं ना पेपर के अंदर, आप इस तरह तो नहीं होगा कि अपने आप को एक्सप्लेन कर रहे होगे, बातें कर रहे होगे बीच में। पेपर में आपकी डायरेक्ट मोटिवेशन और डायरेक्ट आपकी जो अटेंशन है वो किस तरफ है, पेपर की तरफ है, सोल्यूशन की तरफ है। तो वहां बड़ी जल्दी आप खत्म कर सकते हो। मुझे याद है अपना ट्रिपल ए का एग्जाम मैंने बल्कि मेरे बैच में जितने भी लोग थे, जितने भी मेरे साथ पेपर दे रहे थे, उनका बड़ी जल्दी खत्म हो गया था। 3 घंटे की रिक्वायरमेंट होती है। आई थिंक 2.5 आवर्स में पेपर खत्म करके बैठे हुए थे हम सब, जितने भी हॉल में लोग थे। तो ऑडिट का एग्जाम वैसे भी जल्दी लिखने वाला होता है। अगर टू द पॉइंट लिखो जल्दी खत्म हो जाता है। अगर आप अपनी तरफ से काफी ज्यादा कुछ लिख रहे हो, बगैर किसी जरूरत की चीजें लिख रहे हो, तो फिर आपका ओवर एंड अबव टाइम से जाता ही जाता है पेपर। ठीक है। इसलिए हमेशा टू द पॉइंट आंसर लिखना है। टू द पॉइंट का मतलब ये है कि 1 मार्क्स के लिए 1 पॉइंट इज मोर देन इनफ इन एडवांस्ड ऑडिट एंड एश्योरेंस। इवन F8 में भी ऐसे ही होता है। ठीक है। सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहते हैं कि इट इज 1 जुलाई 2015। ठीक है भाई, 1 जुलाई 2015 चल रहा है, डेट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। यू आर अ मैनेजर इन कैलियन कॉर्पोरेशन, अ फर्म ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स विच ऑफर्स अ रेंज ऑफ एश्योरेंस सर्विसेज। ठीक है। एश्योरेंस सर्विसेज देते हैं। मुझे यहाँ से पढ़ के ये लग रहा है कि यार ये अदर असाइनमेंट का क्वेश्चन मेरे से पूछने लगा है। अदर अश्योरेंस, रेंज ऑफ एश्योरेंस सर्विसेज, मुझे पढ़ के लगता है कि यार ये अदर असाइनमेंट्स का क्वेश्चन होगा किसी चीज का। अब वो एथिक्स साइड पे भी लेके जा सकता है, प्रोसीजर्स पे भी लेके जा सकता है। द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ फ्लिन कॉर्पोरेशन, हु इज नॉट करेंटली अ क्लाइंट ऑफ कैलियन कॉर्पोरेशन। फ्लिन कॉर्पोरेशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, फ्लिन कॉर्पोरेशन कोई कंपनी है, वो मेरा क्लाइंट नहीं है अभी, हैज कॉन्टेक्टेड यू रिगार्डिंग अ रिव्यू एंगेजमेंट which he would like your firm to provide. Callian Corporation has already conducted specific uh, client identification procedures in line with the money laundering regulations
विद सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट। अच्छा ठीक है, ओवरऑल सिचुएशन क्या चल रही है? एक नया क्लाइंट, उसका मैनेजिंग डायरेक्टर, फ्लिन एंड कॉर्पोरेशन मेरा क्लाइंट नया आने लगे। मैनेजिंग डायरेक्टर उसका मुझे कांटेक्ट करके बोलता है कि यार रिव्यू एंगेजमेंट करनी है। रिव्यू एंगेजमेंट किस चीज के, ये हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, रिव्यू एंगेजमेंट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की भी हो सकती है, पीएफआई की भी हो सकती है। और इसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के हर एक चीज हो चुकी है, कोई इशू भी नहीं है उसके ऊपर। मनी लॉन्ड्रिंग के जो प्रोसीजर्स होते हैं, नो योर क्लाइंट वगैरह वगैरह, जो मैंने समझाए थे अपने लेक्चर में, वो सारे कंप्लीट है। Flynn Corporation operates in the food processing industry, ठीक है भाई, and the company is planning to build a new food processing facility in a foreign country, ठीक है भाई। फूड प्रोसेसिंग में काम करते हैं और वो कंट्री के अंदर किसी और कंट्री में एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, वहां पे प्रोसेसिंग फैसिलिटी बनाएंगे, यानी फैक्ट्री बनेगी उनकी। This will cost approximately $15 million to build, and Flynn and Corporation has approached its lenders to provide necessary finance. ठीक है भाई, वो एक नई प्रोसेसिंग फैसिलिटी बना रहे हैं, एक नई फैक्ट्री बना रहे हैं अपने फूड बिजनेस के लिए, और उसके लिए उनको जो लोन चाहिए वो $15 मिलियन का है, और वो किसी बैंक से बात कर चुके हैं। अब यहाँ पे मेरा दूसरा क्वेश्चन जो मेरे जहन में था कि यार रिव्यू एंगेजमेंट है, किस चीज की हो सकती है? या वो इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की हो सकती है, या वो पीएफआई की हो सकती है। यहाँ पे मेरे सेकंड क्वेश्चन का आंसर मुझे मिल गया कि यार ये पीएफआई की तरफ जा रहा है क्वेश्चन, क्योंकि लोन लेने लगी है कंपनी, और उसको लोन के लिए पीएफआई का रिव्यू कराना पड़ेगा किसी ऑडिटर से। ठीक है, क्वेश्चन देखा है कितना सिमिलर होता है, जितने भी हमने किट के अंदर क्वेश्चंस किए हुए हैं। जो हमने किट का पीएफआई का क्वेश्चन किया था वो भी ऐसा ही था, सिमिलर क्वेश्चन आने लगे, सिमिलर चीजें होंगी। अब जिसने वो क्वेश्चन बड़ी डिटेल आसानी से करके उसको समझा पड़ा है, तो भाई उसके लिए बड़ा आसान होगा ये चीज करना कि कैसे मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि मोर और लेस 70% चीज आप कैरी फॉरवर्ड करके इस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन की दूसरे क्वेश्चन में लेकर आ सकते हो। मटेरियल लिखना होता है ना, रीजनिंग ज्यादातर वही होती है जो कि एग्जामिनर पूछता है। The following exhibits are available on left hand side of the screen, ठीक है भाई। लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है? ये रही लेफ्ट हैंड साइड। इस पे क्या क्या अवेलेबल है? पहली स्क्रीन में फिल्म कॉर्पोरेशन, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फिल्म कॉर्पोरेशन एंड रिव्यू एंगेजमेंट, योर फर्म इज इनवाइटेड टू प्रोवाइड। इसके बारे में इंफॉर्मेशन मुझे एग्जिबिट 1 में मिल जाएगी। अब जब मैं ये पढ़ रहूंगा, मैं इस पे क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिकली एग्जिबिट 1 मेरे पास खुल जाएगा पेपर में। उसमें क्या, दूसरे में क्या है? कैश फ्लो फोरकास्ट है, ठीक है भाई। अ कैश फ्लो फोरकास्ट एंड सपोर्टिंग नोट्स assumptions टू बी यूज्ड इन सपोर्ट ऑफ लोन एप्लीकेशन, ठीक हो गया। यहाँ पे मुझे जिस चीज के ऊपर हो सकते हैं प्रोसीजर्स लगाने पड़े, वो मुझे इधर मिल जाएगी। ठीक है, रिक्वायरमेंट ए 10 मार्क्स की है, रिक्वायरमेंट बी जो है वो हमारे पास है 15 मार्क्स की। ठीक हो गया, आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ और इसको करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन क्या है? यूजिंग इंफॉर्मेशन इन एग्जिबिट 1, रिक्वायरमेंट 1 आपसे पूछने लगा है। पहली रिक्वायरमेंट क्या कहता है? पार्ट ए, इवेलुएट द मैटर्स टू बी कंसिडर्ड बाय कैलियन कॉर्पोरेशन इन डिसाइडिंग वेदर टू एक्सेप्ट फ्लिन कॉर्पोरेशन एज अ क्लाइंट ऑफ द फर्म एंड वेदर टू परफॉर्म द रिव्यू एंगेजमेंट टू रिपोर्ट ऑन द बिजनेस प्लान। वही सारी एथिकल साइड की चीजें पूछ रहा है, एक्सेप्टेंस कंसिडरेशन पूछ रहा है। अगर आपको याद नहीं है, एक्सेप्टेंस कंसिडरेशन पीएफआई की हम लोगों ने पढ़ी थी, ये देखो कहाँ पे है पीएफआई की। जो पूरे लेक्चर में हम लोगों ने इस पे बड़ा फोकस किया था कि जब अदर असाइनमेंट्स हम लोग कर रहे होंगे तो उसमें पीएफआई के ऊपर ये रही एक्सेप्टेंस की कंसिडरेशन, उसकी ये रही। प्री अपॉइंटमेंट के सारे इश्यूज, अब प्री अपॉइंटमेंट के इश्यूज किधर लिखे हुए थे? प्री अपॉइंटमेंट के इश्यूज आपके पास ये लिखे हुए हैं सारे के सारे, प्रोफेशनल क्लियरेंस हो, इंडिपेंडेंस हो, मैनेजमेंट इंटेग्रिटी वगैरह वगैरह, ये सब कुछ देखना है आपने। ठीक हो गया, पीएफआई के सारे इश्यूज आप देखोगे, सॉरी पीएफआई के अंदर प्री अपॉइंटमेंट के इश्यूज देखोगे। फिर इंटेंडेड यूज मैनेजमेंट से पूछोगे, जेनेरिक या लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन है, ये स्पेसिफिक टू पीएफआई आ जाती है। ठीक है, अब ये तो हम लोगों ने लिखने ही लिखने हैं, लेकिन प्री अपॉइंटमेंट इश्यूज की जब बात करेंगे तो वहां पे एथिक्स के जो वगैरह सारे हमने पढ़े वो सब आएंगे, लेकिन वो सिनेरियो से लिंक करके लिखने होंगे। ये सिनेरियो से लिंक होता है या नहीं होता, ये तो हम लोग ऐसे ही छाप देंगे पेपर के अंदर। ठीक हो गया, कितने मार्क्स का है? 10 मार्क्स का उसने पूछा है, यानी 10 इश्यूज, 10 मैटर्स उसको हम लोगों ने बताने हैं जो कि वो देखेगा। 10 ऐसी बातें बतानी है जो कि हम लोग एज अ फर्म, एज एन ऑडिटर, एज द रिव्यूअर ऑफ पीएफआई इंफॉर्मेशन हम लोग देखेंगे कि भाई क्या ये चीज हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए कंसिडरेशन या नहीं करनी चाहिए, क्या इस एंगेजमेंट को कंसिडर भी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। 10 चीजें उसको बतानी है, और 10 उसने शायद मटेरियल में भी हमें दी हुई। आज जो एग्जिबिट 1, और ये सब कुछ हमें एग्जिबिट 1 में मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ब्लर्ड है क्योंकि मुझे पास एग्जाम, अगर आपको पता होगा, अब जैसे डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होते ऑन एसीसीएस वेबसाइट, अब आपके जो माई एसीसीए का प्लेटफॉर्म है वहां पे अवेलेबल होते हैं, लेकिन ये भी मैं शेयर करूंगा अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो वहां पे इस तरह इससे ये होगा कि आप इजीली इसको कर सकोगे। क्या कहते हैं? फ्लिन कॉर्पोरेशन इज एन अनलिस्टेड कंपनी हुज मेन एक्टिविटी इन्वॉल्व्स प्रोसेसिंग फ्रोजन फूड। ठीक है भाई,
अच्छा, the company has several processing plants in its home country and one located in a foreign country नीदरलैंड के अंदर इसकी दूसरी कोई प्रोसेसिंग प्लांट ऑलरेडी है, ठीक है। इन ऑर्डर टू एक्सपेंड इट्स प्रोडक्ट रेंज द कंपनी इज प्लानिंग टू बिल्ड अ न्यू फैसिलिटी एंड बिगिन प्रोसेसिंग इन एन अदर फॉरेन कंट्री फारलैंड। ठीक हो गया, नीदरलैंड में उसने किया हुआ था, फारलैंड में जाना चाह रही है, ठीक है भाई, यहाँ तक कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं मिली। फ्लिन कॉर्पोरेशन हैज अप्रोच्ड इट्स प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस Morton's Bank to provide $15 million, which will cover the necessary capital expenditure. Nearland and Farland both have a different currency uh, than that used by Flynn Corporation. ठीक है, यहाँ तक मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि देखो दो डिफरेंट कंट्रीज हैं, दोनों की करेंसी सेपरेट है, जहाँ पे फ्लिन कॉर्पोरेशन जो है ऑलरेडी एक जगह पे बैठा हुआ है, फारलैंड के अंदर उसकी, नियरलैंड के अंदर उसकी ऑलरेडी एक फैक्ट्री है, वो भी उसकी कंट्री से बाहर है, उसकी कंट्री ऑफ ऑपरेशन से, प्लस जो फारलैंड में वो बनाना चाहता है वो भी बाहर है। ठीक है, तो उनकी करेंसी भी डिफरेंट है। $15 million का उनको लोन चाहिए। अब आगे, Morton's Bank has asked Flynn Corporation to provide a business plan for the next 3 years in support of the loan application. यानी कि हम लोग जो PFI का रिव्यू करेंगे वो 3 years का होगा, ठीक है। The business plan includes forecast, statement of profit and loss एंड कैश फ्लो, दो किस्म की चीजें उधर प्रोवाइड होगी, यानी कि आप प्रॉफिट एंड लॉस और कैश फ्लो दोनों के ऊपर मुझे अलग अलग प्रोसीजर्स बनाने होंगे, अगर प्रोसीजर्स का क्वेश्चन उससे पूछा हुआ। The bank has requested that the forecast be subject to an independent review and that a report should be included with the loan application. ठीक है, यहाँ तक कोई खास इंफॉर्मेशन मुझे नहीं मिली। Flynn Corporation is expected to submit the business plan and review report to the bank on 5th of August 2015. आज की डेट क्या है? What is the current date? 1 जुलाई 2015, ये आज की डेट है। और उसने कब लोन एप्लीकेशन जमा करानी है? व्हाट इज द, एक मिनट काइंडली, आई एम, एक्सक्यूज मी, मेरा गला थोड़ा खराब हुआ उस वजह से, आई एम सॉरी, एक्सक्यूज मी। अच्छा, पर इट इज राइट नाउ, क्या डेट क्या है? डेट क्या है मेरे पास? अगर मैं अपने क्वेश्चन के सोल्यूशन के ऊपर आ जाऊं अब यहाँ पे, तो डेट क्या है? यहाँ पे हम लोग करने लगे सेक्शन बी, ठीक है। और डेट क्या चल रही है मेरे पास करंट? 1 जुलाई 2015। और उसने लोन की एप्लीकेशन मिनिमम कब जमा करानी है? वो कब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार मैं लोन की एप्लीकेशन जमा कराऊंगा? 5 अगस्त 2015 को। ये लो, 5 अगस्त 2015 से पहले पहले, यानी एक ऑडिटर की क्या होगी, डेडलाइन होगी, अगर उसने लोन की एप्लीकेशन 5 अगस्त को जमा करानी है तो इससे पहले मैं उसको रिपोर्ट, हर एक चीज, टेस्टिंग प्रोसीजर्स लगा के दे चुका हूंगा, तभी तो वो जमा कराएगा, वरना तो नहीं करा सकता। अब कितना टाइम पीरियड है बीच में? अगस्त, जुलाई, अगस्त, एक महीने। एक महीने के अंदर क्या आप ये काम कर सकते हो या नहीं कर सकते? सबसे पहला रिस्क आ गया। पहला क्या रिस्क है? टाइम लिमिट, या इसको दूसरा नाम दे दो, डेडलाइन। डेडलाइन, ठीक हो गया। दूसरा इधर से ही मैं रिस्क बना सकता हूं, रिसोर्सेस एंड स्किल्स। कि भाई देखो, पहली चीज, क्या आप इस डेडलाइन को मीट कर सकते हो या नहीं कर सकते? कंसिडरेशन में ये चीज तो रखोगे कि क्या ये जो आप इतना ज्यादा काम करने लगे हो, क्या वो एक महीने के अंदर उसके प्रोसीजर्स, रिस्क, उस पीएफआई की टेस्टिंग करना, हर एक चीज, क्या वो खत्म हो जाएगी? अगर नहीं हो सकती तो फिर तो आपको नहीं एक्सेप्ट करना ना क्लाइंट को। अगर हो सकती है फिर करो। रिसोर्सेज की बात करें तो ये मैंने कैसे बनाया कि यार देखो, अगर एक महीने के अंदर करके खत्म करके देना है, लेट सपोज मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, लेट सपोज मुझे लगता है कि मैं डेडलाइन को मीट कर सकता हूँ, तो उस डेडलाइन को खत्म करने के लिए पहली बात तो ये, मेरे पास सिर्फ एक महीना है, तो मुझे रिसोर्सेज के अंदर स्किल्ड लोग चाहिए, जूनियर एम्प्लॉयज नहीं चाहिए, जूनियर ट्रेनीज की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। मुझे स्किल्ड लोग चाहिए, प्रोफेशनली क्वालिफाइड स्किल्ड लोग चाहिए। पहली चीज, क्या वो लोग हैं मेरे पास? और क्या इतनी तादाद में है कि मैं ज्यादा लोग वहां पे एम्प्लॉय करूं इस प्रोजेक्ट के ऊपर, इस क्लाइंट के ऊपर, और इसको जल्द से जल्द खत्म किया जाए, क्वालिटी मेरी बरकरार रहे, क्वालिटी मेरी खराब ना हो? क्या ये हो सकता है? अगर तो ऐसा हो सकता है तो एक्सेप्ट करो, नहीं हो सकता देन डोंट एक्सेप्ट। ठीक है, दो रिस्क तो मैंने यहां से उठा दिए, रिस्क कह रहा हूं सॉरी, दो कंसिडरेशंस तो मैंने यहां से उठा दी। आगे बढ़ते हैं अब। आगे क्या कहते हैं? फ्लिन कॉर्पोरेशन इज ऑडिटेड बाय, एक मिनट, हाँ, फ्लिन कॉर्पोरेशन इज ऑडिटेड बाय क्या? फ्लिन कॉर्पोरेशन इज ऑडिटेड बाय रॉक्सी एसोसिएट्स। अच्छा जी, उसका ऑडिटर भी जो है वो एक दूसरा ऑडिटर है। अ न्यू ऑडिट मैनेजर Mary Sunshine has recently been recruited by your firm, Flynn Corporation, where she worked in the internal audit department.
अच्छा, वो अब यहाँ पे दो रिस्क है सामने आपके। पहली चीज क्या है कि देखो, फ्लिन कॉर्पोरेशन का एग्जिस्टिंग ऑडिटर कौन है, जिसका हम लोग, जिस कंपनी का हम लोग रिव्यू करने लगे हैं पीएफआई का, उसका एग्जिस्टिंग एनुअल ऑडिट कौन करता है? रॉक्सी एसोसिएट्स। सबसे पहले मेरे जहन में तो सवाल ही आना चाहिए भाई, क्लाइंट इंटेग्रिटी। क्लाइंट इंटेग्रिटी के ऊपर सवाल आ जाना चाहिए मेरे पास। क्या है क्लाइंट इंटेग्रिटी? क्यों है क्लाइंट इंटेग्रिटी के ऊपर सवाल? कि भाई देखो, वो एग्जिस्टिंग ऑडिटर के पास पहले क्यों नहीं गए, उन्होंने उस बंदे से क्यों नहीं बात की कि यार आप करके दो मुझे ये काम? काम तो एग्जिस्टिंग ऑडिटर का बनता है। वेल अंडरस्टैंडिंग किसकी है? एग्जिस्टिंग ऑडिटर की है। लेकिन वो उसके पास नहीं गए। तो यहां पे मैं अपने सामने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख देता हूँ भाई, एग्जिस्टिंग ऑडिटर। व्हाई नॉट? याद रखने के लिए जब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, ये आगे क्लाइंट इंटेग्रिटी की बात यहाँ पे। आगे वो क्या कहता है? A new auditor, Mary Sunshine, has recently been recruited to your firm from Flynn Corporation, where she worked in the internal audit department. भाई फ्लिन कॉर्पोरेशन के अंदर एक बंदी काम किया करती थी जिसका नाम है मैरी सनशाइन, और वो नई ऑडिट की मैनेजर है। सेल्फ रिव्यू का रिस्क है कि भाई जहां पे वो काम किया करती थी, वहां से वो उठ के आई है हमारे पास। और अगर वो इसी रिव्यू टीम का हिस्सा बन गई, सारी सी बातों पर हमने बात की थी, हमें स्किल्ड लोगों की जरूरत है जिनका एक्सपीरियंस हो। लेकिन अगर स्किल्ड के अंदर वो लड़की इंक्लूड हो गई, वो बंदी को हम लोगों ने इंक्लूड कर दिया, वो जो मैनेजर है जिसका कंट्रोल होगा अब हमारी फर्म में, ठीक है, एक मैनेजर लेवल पे, तो क्या कौन सा रिस्क उठता है सेल्फ रिव्यू का? कि उसने हो सकता है वही काम वहां पे किया हो, या वो सेल्फ इंटरेस्ट को देखते हुए वो ये काम ना करे। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, सेल्फ रिव्यू थ्रेड मेरे पास यहाँ पे बन जाते हैं। मैं इसकी एथिक्स की एक और हेडिंग दूंगा, एथिकल जितने भी इश्यूज बनेंगे मैं बोलूंगा भाई वो सेल्फ रिव्यू पहला मेरा इशू बन गया, ड्यू टू मैरी सनशाइन। ठीक है, पहला इशू ये मेरे पास बन गया एथिक्स के अंदर की अगर सिर्फ बात करें। ठीक है। अच्छा, मेरी सनशाइन ने हमें क्या क्या बातें बताई हैं? आई नो दैट फिन कॉर्पोरेशन ऑडिटर रॉक्सी एसोसिएट्स हैज परफॉर्म रिव्यू engagements फॉर द कंपनी इन द पास्ट. I am aware that the latest external auditor's report for the year ended 31st March 2015 include a material uncertainty related to going concern section due to the company's liquidation problems. बड़ी इंपॉर्टेंट बात उसने बोली है, दो बातें मेरा कंफर्म हो गया। जो मेरा पहली चीज थी ना, क्लाइंट इंटेग्रिटी, एग्जिस्टिंग ऑडिटर के पास क्यों नहीं गए, वहां पे मैरी लैन ने ये चीज, मैरी सनशाइन ने हमें बता दी, जो नई मैनेजर आए हमारे पास जो वहां पे काम कर चुके, उसने हमें बता दी कि भाई पास्ट में वो वाली ऑडिट फर्म इनका रिव्यू का एंगेजमेंट किया करती थी, तो भाई अब क्यों नहीं कर रही? सवाल तो उठता है। अब क्यों नहीं कर रही, उसका मेरे पास आंसर आ गया, क्योंकि भाई उन्होंने जो ऑडिटर रिपोर्ट दी है उसमें मुर्गा पैराग्राफ डाला है। व्हाट इज मुर्गा पैराग्राफ? मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। हम लोगों ने जो इसका मेमोनिक बनाया था मुर्गा पैराग्राफ, अगर किसी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर मुर्गा पैराग्राफ आ जाए तो ऑडिट रिपोर्ट क्या होगी? क्वालिफाई होगी। ओपिनियन मॉडिफाई नहीं हुआ, लेकिन ऑडिट रिपोर्ट मॉडिफाई हो गई। अगर इस इंफॉर्मेशन को देखा जाए तो भाई इस कंपनी की ऑलरेडी गोइंग कंसर्न के ऊपर इश्यूज चल रहे हैं। अगर मुर्गा पैराग्राफ आया मतलब गोइंग कंसर्न का कोई इशू था, तो इसी वजह से तो वो पैराग्राफ डला। अब वो पैराग्राफ किसी ऑडिट रिपोर्ट में डल चुका है, मतलब मेरे लिए वो चीज इंपॉर्टेंट है। यहां पे क्या चीज इंपॉर्टेंट बन जाती है? अगेन क्लाइंट इंटेग्रिटी मेरे लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है कि भाई क्लाइंट ने हमें ये चीज क्यों नहीं बताई कि मुर्गा पैराग्राफ है पिछली ऑडिटर्स रिपोर्ट में। क्लाइंट ने तो हमें नहीं बताई, ये तो उस बंदी बता रही है जो वहां से उठ के आई हुई है। ठीक है, तो क्लाइंट इंटेग्रिटी के अंदर एक और चीज मैं इंक्लूड कर सकता हूँ, मुर्गा पैराग्राफ के रीजन क्लाइंट इंटेग्रिटी के अंदर एक और चीज आ गई मेरे पास। ठीक है, अब अगर मैं आगे आ जाऊँ तो आगे क्या कहते हैं? इन हिज कम्युनिकेशन विद कैलियन कॉर्पोरेशन, the managing director of Flynn Corporation has suggested that should Kellyan Corporation provide the report to the bank, and assuming that the finance is provided to the company, he will be willing to remove Roxy Associates as the company's auditors and appoint Kellyan Corporation to provide audit service. The managing director has also requested that Mary Sunshine is part of the review team and the audit team given her past experience with the company. भाई सीधी सी बात है, मैनेजिंग डायरेक्टर जो है ना, उन भाई साहब से बोला जाए कि आप अपना काम करें, हमारे काम के अंदर अमल दखल मत करें, पहली चीज। अब मैनेजिंग डायरेक्टर साहब आपको क्या कह रहे हैं? दो बातें कह रहे हैं कि भाई देखो, एक तो अगर आप मुझे पीएफआई का रिव्यू करके दे देते हो, हमें रिपोर्ट दे देते हो ऑन टाइम, यानी डेडलाइन को मीट कर जाते हो, तो मैं आपको, और दूसरी बात यह कि मुझे अगर फाइनेंस भी मिल जाता है, मतलब मुझे बैंक लोन भी दे देता है, तो मैं क्या करूंगा? रॉक्सी एसोसिएट जो अभी करंट ऑडिटर है उसको हटा दूंगा और आपको लगा दूंगा। तो भाई सबसे पहली बात है, मेरे लिए क्या बन गया? सेल्फ इंटरेस्ट as being rewarded with audit position। कि भाई अगर मैं उसको रिपोर्ट प्रोवाइड कर देता हूँ, अगर सब कुछ
उनके प्लान के अकॉर्डिंगली चलता है, तो क्या होगा, मुझे ऑडिट करने की जो पोजीशन है एज एन ऑडिटर, वो मुझे क्या मिलेगी, इन रिवॉर्ड मिलेगी। और तो मैं उसकी तरफ ज्यादा इंक्लाइंड हो जाऊंगा। अगर मैं उसकी तरफ ज्यादा इंक्लाइंड हो जाऊंगा तो क्या हो जाऊंगा, उसके लिए काम करूंगा, पीएफआई की टेस्टिंग ठीक से नहीं करूंगा, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट बन गया मेरे लिए। सेल्फ रिव्यू तो था एथिक्स के अंदर, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट भी बन गया मेरे लिए, ठीक है। अब इन दो थ्रेट्स को, सेल्फ इंटरेस्ट सेल्फ रिव्यू को जब आप कंबाइन कर देते हो ना, तो यहाँ पे एक बहुत मजे का थ्रेट बनता है। क्यों सेल्फ इंटरेस्ट क्यों बनता है? जब आप किसी एग्जिस्टिंग ऑडिट क्लाइंट का या फिर प्रोस्पेक्टिव ऑडिट क्लाइंट, यानी फ्यूचर में आने वाला ऑडिट क्लाइंट, रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव का क्या मतलब होता है? रेट्रोस्पेक्टिव मतलब आज और आज से पीछे, प्रोस्पेक्टिव यानी आज के बाद, ठीक है। IAS 8 के अंदर, अकाउंटिंग पॉलिसीज के अंदर आपने ये लफ्ज पढ़ा था पहली दफा जिंदगी में। अब इस चीज की क्या बात है, देखो, अगर मेरा एक प्रोस्पेक्टिव ऑडिट क्लाइंट, यानी आज के बाद आने वाला क्लाइंट, या फिर एग्जिस्टिंग ऑडिट क्लाइंट, उसके साथ मेरा किसी किस्म का सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है, मतलब मैं कोई और सर्विस प्रोवाइड करने लगूं, और उस सर्विस के ऊपर सेल्फ रिव्यू थ्रेट भी है, यानी कि मैंने ही वो काम शायद पहले किया वो, तो यहाँ को इन दोनों को मिलाऊं ना, तो एक बड़ा थ्रेट बनता है। वैसे भी अगर अंडरस्टैंडिंग दूं, अगर फ्यूचर में एक कंपनी का मैं ऑडिट करने लगा हूं, साथ ही साथ उस कंपनी का मैं आज पीएफआई की इंफॉर्मेशन का रिपोर्ट, पीएफआई इंफॉर्मेशन की रिपोर्ट दे रहा हूं, और मैं बैंक को जाके बोलता हूँ कि भाई यार आप इनको फाइनेंस प्रोवाइड कर दो, मेरी रिपोर्ट की बेसिस पर इनके फाइनेंसेस बिल्कुल ठीक है, तो कौन सा थ्रेट उठता है? सेल्फ एडवोकेसी, एडवोकेसी थ्रेट उठता है। क्यों? क्योंकि मैं इस क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं इन फ्रंट ऑफ द बैंक, और ये मेरा फ्यूचर का ऑडिट क्लाइंट भी है, तो मेरे पास एडवोकेसी थ्रेट भी उठ के आ जाता है। ठीक हो क्या? यहां पे मैं लिख देता हूँ ड्यू टू रिप्रेजेंटिंग, मेरे पास एडवोकेसी थ्रेट भी उठ के आ जाता है। कैसे आता है उठ के, कि भाई देखो, ऑलरेडी कल को मैं उसको, अगर ये उनको फाइनेंस मिल जाता है, लोन मिल जाता है, हर एक चीज हो जाती है, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग टू प्लान जाती है, मैंने पीएफआई की एग्जामिनेशन की, पीएफआई की एग्जामिनेशन करने के बाद मैंने रिपोर्ट दी, रिपोर्ट गई, मेरी रिपोर्ट की बेसिस के ऊपर बैंक ने दे दिया लोन। अब जब बैंक ने लोन दिया, तो मुझे क्या मिला? मुझे ऑडिट की पोजीशन एज अ रिवॉर्ड मिल गई। यहां तक अगर बाकी सारे के सारे थ्रेट्स आप इग्नोर भी कर दो, तो जब कल को आप इस कंपनी का ऑडिट कर रहे हो और आज इस क्लाइंट को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो इन फ्रंट ऑफ द बैंक, ठीक है, उल्टा काम हो रहा है। पहले वरना ऑडिट किया करते थे, बाद में रिप्रेजेंट करते थे, अभी पहले रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, बाद में ऑडिट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाता है आपके लिए? एडवोकेसी थ्रेट उठ जाता है। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करना, ऑब्वियसली आपको ये पता है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग मटेरियल लिखने के लिए तो मैंने बोल के आपको दे दिया, अंडरस्टैंड करा दिया, ठीक है, ये चीज आ गई। अब इसका देखो, इसके अलावा एथिक्स के अंदर किसी किस्म का थ्रेट नहीं उठ रहा, ठीक है, तो यहाँ पे आप इसके सेफ गार्ड दे दोगे। सेफ गार्ड आप इसका क्या दोगे? सबसे पहला आसान सा सेफ गार्ड है, इन सब के लिए कंबाइंड एक सेफ गार्ड दो। इंडिपेंडेंट रिव्यू शुड बी परफॉर्म्ड फॉर द PFI एग्जामिनेशन बाय एन अप्रोप्रिएट सीनियर इंडिविजुअल फ्रॉम द फर्म। फर्म के अंदर से कोई बंदा इसको रिव्यू करे अप्रोप्रिएटली, एक इंडिपेंडेंट बंदा इसको रिव्यू करे, जो कि एंगेजमेंट टीम का पार्ट ना हो, ठीक है। सेल्फ रिव्यू के लिए आप क्या दोगे उसको? सेल्फ रिव्यू के लिए आप सेफ गार्ड दे दोगे कि भाई, मैरी सनशाइन should not be made part of should not be made part of the audit, the PFI examination team, neither the future audit, even neither the future audit, uh, if that is provided the above। ना उस बंदी को आपने पीएफआई एग्जामिनेशन टीम का हिस्सा बनने देना है, और ना ही उसको ऑडिट टीम का हिस्सा बनने देना है, क्योंकि हमें पता है अगर पीएफआई करके दे रहे हैं ना आज, अगर ये वाली हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं इस चीज को, कि हम लोग पीएफआई करके देते हैं, इसका रिव्यू करके देने लगे हम लोग, तो क्या होगा? पीएफआई का तो आप रिव्यू कर दोगे, लेकिन साथ साथ क्या होगा कि भाई आपको एक तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट उठ गया कि ऑडिट की पोजीशन एज ए रिवॉर्ड मिलनी है, तो आप हो सकता है मोर इंक्लाइंड हो इस तरफ कि यार ज्यादा गलतियां नहीं निकालनी, कल को हमें ऑडिट की पोजीशन नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसके लिए सेफगार्ड आपने क्या दिया इस चीज से बचने के लिए? अगर आप उसको आज ये वाली रिव्यू वाली सर्विस भी देते हो, कल को ऑडिट भी देते हो, तो सेफगार्ड इसके लिए देना है, अप्रोप्रिएट सेफगार्ड, क्योंकि अनलिस्टेड कंपनी है। अप्रोप्रिएट सेफगार्ड क्या हो सकता है यहाँ पे, कि आप भाई इनसे बोल दो कि हम लोग एक इंडिपेंडेंट रिव्यू करवाएंगे, और इंडिपेंडेंट रिव्यू अपना करा लो। एक इंटरेस्ट था उसके अगेंस्ट, वो मिटिगेट हो गया, वो वाला थ्रेट मिटिगेट हो गया, ठीक है। दूसरा थ्रेट क्या था? एडवोकेसी रिप्रेजेंटिंग का, ठीक है, तो इसके लिए भी आप ये वाला सेफगार्ड ही अप्लाई कर सकते हो। सही हो गया, एडवोकेसी के लिए भी। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी और को रिप्रेजेंट कर रहे हो, अपने किसी क्लाइंट को, तो आप मोर अगेन किस चीज की तरफ इंक्लाइंड होगे कि मेरा क्लाइंट नाराज ना हो जाए,
उस चीज की तरफ इंक्लाइंड होगे, काम आप गलत करने की कोशिश नहीं करोगे, काम अच्छा करने की कोशिश करोगे। अच्छा इन अ सेंस कि आपका क्लाइंट खुश हो, नॉट आपकी प्रोफेशनल लायबिलिटी कम हो, आपका क्लाइंट खुश हो। ठीक है, तो अगेन उसका सेफ गार्ड भी यही है, इंडिपेंडेंट रिव्यू करा लो। कोई आपने कोई चीज क्वालिटी को मेंटेन ना रखा हो तो वो हाईलाइट हो जाएगी, उसको ठीक कर सकोगे। हॉट रिव्यू करवा लो अपना। प्लस सेल्फ रिव्यू थ्रेड जो कल कोर्ट में लगे या पीएफआई के अंदर उठेगा, वो क्या है, मैरी सनशाइन का टीम मेंबर होना। इवन के मैनेजिंग डायरेक्टर भी ये चीज कर रहे हैं, तो इसका सेफगार्ड क्या है कि भाई मैरी सनशाइन ना पीएफआई एग्जामिनेशन टीम का हिस्सा बननी चाहिए और ना ही वो ऑडिट टीम का हिस्सा बनेगी। एथिक्स वाली साइड मेरी क्लियर हो गई। इसके बाद मैंने क्या चीज आइडेंटिफाई की थी, इन दोनों को मैं कंबाइन कर लेता हूं, जिसको मैं बोलता हूं कॉम्पिटेंसी। इसको यहां पे लेकर आओ, इधर पेस्ट करो। करना तो मैंने वैसे ही बोल रहा हूं, इसको बोलो कॉम्पिटेंसी एंड रिसोर्सेस वाला सेक्शन आ जाएगा। एक हेडिंग दो कॉम्पिटेंसी एंड रिसोर्सेस की, और उसके अंदर लिख दो कि भाई देखो दो इश्यूज है आपके पास। पहली चीज, डेडलाइन को मीट करना है, आपके पास 1 महीने का टाइम है। 1 महीने के अंदर क्या आप कर सकते हो? डू यू हैव इनफ टीम मेंबर्स के आप 1 महीने के अंदर काम कर सको? आपके पास इतनी लिमिटेड स्किल्स हैं कि आप 1 महीने के अंदर कर सको? अगर हैं तो ठीक है, फिर तो कर सकते हो। ठीक है, रिसोर्सेस, रिसोर्सेस क्यों जरूरी है? क्योंकि 1 महीने के अंदर करके देना है। तो इन दोनों को कंबाइन करके आप क्या लिखोगे कि यार देखो डेडलाइन बहुत कम है, द डेडलाइन टू कंप्लीट द ऑडिट द रिव्यू ऑफ द पीएफआई इंफॉर्मेशन इज ओनली 1 मंथ। इट वुड बी इम्पॉसिबल टू कंप्लीट दिस deadline within the time limit, and first it should be asked from the client whether the deadline can be extended. If it cannot be extended, the firm should ensure that they have enough professionally skilled labor and enough professionals to cover up the team and to perform all the procedures within the time limit, ensuring that the quality of the engagement is not compromised. लिखा गया सेफ गार्ड देना है। सेफ गार्ड इसका सिंपल सिंपल यही है जो कि आपने ऊपर लिख दी है कि भाई रिसोर्सेज एंड स्किल्स होने चाहिए आपके पास। इन दोनों के ऊपर ही रिस्क उठाया, इन दोनों के बारे में जब एक्सप्लेन किया, सेफ गार्ड लिखा गया ऑटोमेटिकली। ठीक हो गया। इसके बाद हम लोगों ने क्या लिखना था? कॉम्पिटेंसी हो गई, एथिक्स हो गया, तीसरी क्या चीज थी? क्लाइंट इंटेग्रिटी। उठा लो, इसको भी ले आओ, तीसरे पॉइंट को कंबाइन कर दो आप। यहाँ ओहो, यहाँ पे कंबाइन कर दो। क्या लिखोगे कि भाई देखो क्लाइंट की इंटेग्रिटी के ऊपर भी सवाल आते हैं बहुत ज्यादा सारे। व्हाई देयर आर क्वेश्चंस ओवर क्लाइंट्स इंटेग्रिटी? बिकॉज द क्लाइंट डज नॉट लेट अस नो कि फर्स्ट ऑफ ऑल द क्लाइंट डिड नॉट, नहीं नहीं नहीं, इस तरह नहीं, इस तरह नहीं। क्लाइंट इंटेग्रिटी के ऊपर आप लिखोगे एज डिस्कस, एज कम्युनिकेटेड बाय द मैनेजिंग डायरेक्टर, नहीं, एज कम्युनिकेटेड बाय मैरी सनशाइन, the who was previously employed at Flynn Corporation, told us that the previous auditors have performed review engagement for the company in the past. But why have the client? But why has the client not gone to the previous auditor to perform this service? If they had an existing auditor, they should have selected that auditor to perform this service. Them not going towards selecting that existing auditor to perform this service shows that the client's integrity may be at question. Why? There might be things in the PFI which the auditor does not want the existing auditor to know. It might be over or understated. The income and the assets or other things might be over or understated. That is why the client is not going towards the previous auditor to perform the service. Plus, the client has also not told us that the previous audit report had material uncertainty related to going concern paragraph in the auditor's report. It should have been communicated by the managing director to the auditors, to the new auditors, yeah, to the reviewer of the PFI. As this is a material information, while reviewing, we will ensure that no uncertainty exists. If there are uncertainties, then our review report will include those uncertainties. इस तरह से करके लिख दो। ठीक है, सेफ गार्ड भी पूरा हो गया, प्लस आपने रिस्क को भी आइडेंटिफाई कर दिया। ठीक है, क्या आइडेंटिफाई किया आपने? इंग्लिश तो मैंने बड़ी बोल दी, इंग्लिश सिर्फ बोलना तो जरूरी नहीं। क्या आइडेंटिफाई किया भाई? पहले मैंने एग्जिस्टिंग क्लाइंट के बारे में एक्सप्लेन कर दिया। मैंने उसको बताया कि क्लाइंट को जाना चाहिए था एग्जिस्टिंग क्लाइंट के पास, उनके पास बैठना चाहिए था, बोलना चाहिए था कि यार आप प्रोवाइड करके देना हमें इन्फॉर्मेशन, आप हमारे एग्जिस्टिंग ऑडिटर। अब अगर मेरा फ्लिन कॉर्पोरेशन नहीं जाता, नहीं कहता अपने एग्जिस्टिंग ऑडिटर को कि भाई आप एग्जिस्टिंग ऑडिटर हो, आप प्रोवाइड करके दो इन्फॉर्मेशन, सीधी सी बात है कि कुछ ना कुछ तो पीएफआई के अंदर ऐसी चीजें हैं ना जो वो नहीं चाहते कि एग्जिस्टिंग ऑडिटर को पता लगे। हो सकता है उन्होंने एसेट ओवरस्टेट किए हैं, वहां पे गोइंग कंसर्न वाले प्रॉब्लम्स हैं, और एग्जिस्टिंग ऑडिटर जो है वो दोबारा से गोइंग कंसर्न के ऊपर प्रॉब्लम्स उठा देगा अपने रिपोर्ट के ऊपर। और यही चीज हमें भी नहीं डिस्क्लोज की अपने क्लाइंट ने, मैनेजिंग डायरेक्टर ने हमें ये चीज नहीं बताई कि यार हमारे पास इश्यूज चल रहे हैं, मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न चल रही है। अगर ऐसी कोई बात होती तो हमें बताता, उसने क्यों नहीं बताई? हमें क्यों कोई और बंदा ये बता रहा है, क्यों थर्ड पार्टी बता रही है? क्या जो मैरी आई है नहीं हमारे पास, उसने हमें क्यों बताई है ये चीज? हमें तो मैनेजिंग डायरेक्टर ने बताना चाहिए था, हमें ऑडिटर रिपोर्ट से पता लग रही है। तो हमारी भी तो जब हम लोग टेस्टिंग कर रहे होंगे, अब इस चीज के ऊपर ज्यादा गौर कर रहे होंगे।
ठीक है, क्लाइंट इंटेग्रिटी के ऊपर बात होगी। सही है, यहां तक समझ आ गई। ये आपके रिलेटेड टू सिनेरियो इटसेल्फ हो गए, आपके मार्क्स पूरे हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, फिर उसके बाद आपने सेफ गार्ड्स पे अलग से लिखे एथिक्स के, तो 8 पॉइंट्स आप समझ लो आपके हो चुके हैं। इसके अलावा पॉइंट्स चाहिए लिखने के लिए, इधर आओ। अब ये भी तो लिखने हैं ना, ये भी तो लिखने हैं ना, रिलेटेड टू, स्पेसिफिक टू पीएफआई, सारे उठाओ, छापो, लिखो। बस इंटेंडेड यूज क्या मैनेजमेंट से हम लोग ये पूछेंगे, जेनेरिक या लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन होगी मैनेजमेंट से ये पूछेंगे, उस हिसाब से हमारे प्रोसीजर्स होंगे। नेचर ऑफ एजम्पशंस कैसे यूज किया आपने, एलिमेंट्स कैसे हैं पीएफआई के अंदर जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि यार ये आई एम सॉरी, इंटरनेट का थोड़ा सा कनेक्टिविटी का इशू था, उस वजह से डिस्कनेक्ट हो गई थी कॉल। अच्छा, कहाँ पे था कि देखो एलिमेंट्स की बात की, पीरियड कितने अरसे का आपने बनाया, बैंक ने बोला है 3 साल, आपने कितने अरसे का बनाया है, उस हिसाब से हमारी रिपोर्ट के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। मैनेजमेंट को बता दो कि भाई ये लिमिटेड रिव्यू का ऑडिट रिव्यू नहीं होगा, ये स्पेसिफिक टू द पीएफआई होते हैं। इस तरह हर एक चीज हर एक अदर असाइनमेंट के लिए स्पेसिफिक होते हैं, उठा के ये तो आपने छाप देने हैं। तो यहाँ पे फाइनल चीज क्या आ जाएगी आपकी, किधर है हमारा आंसर, यहाँ पे स्पेसिफिक मैटर्स टू पीएफआई। बस ये आपका एथिक्स का पार्ट 10 मार्क्स के लिए खत्म हो गया। लिखना आपने खुद है। वाई? बिकॉज इन सब कुछ को आइडेंटिफाई करना, एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल होता है। मटेरियल मैंने आपको अपने मुंह से बता दिए, अब इसको इंग्लिश में मैंने आपको बता दिए, लिखो इसको। डोंट जस्ट लेट इट स्लाइड कि यार हमें समझ आ गई है, लिखो। जब आप लिखोगे तब आपको पता लगेगा कहाँ पे आपने गलती की हुई है। आप लिखोगे तो आपको पता चलेगा मटेरियल बंदे के जहन से निकलता जाता है, उस चीज की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, कॉम्पिटेंसी की बात करें, रिसोर्सेज की बात करें, मैंने आपको समझा दिया। क्लाइंट इंटेग्रिटी के सवाल थे, मैंने आपको समझा दिया। कैसे आइडेंटिफाई करता है बंदा, इतनी छोटी सी इंफॉर्मेशन के अंदर से मैंने इतनी चीजें कैसे निकाली है, मुश्किल काम ये होता है, वो आपको कर दिए। ठीक है, अब आपने इसको लिखना है सिर्फ। ठीक हो गया। और अंडरस्टैंडिंग की जहां तक बात है, 10 मार्क्स थे। यहाँ पे जब हम लोगों ने लिखा स्पेसिफिक मैटर्स पीएफआई के, बस आपका मार्क्स पूरे हो गए। आते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट के ऊपर, इसी क्वेश्चन की पार्ट नंबर 2 के ऊपर, पार्ट नंबर 2 कह रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट्स उसने दिए हुए हैं। ठीक है भाई, क्या कहता है, यूजिंग द इन्फॉर्मेशन इन एग्जिबिट 2। अब हम लोग इस इन्फॉर्मेशन को सॉल्व करने के लिए एग्जिबिट 2 में जाएंगे डायरेक्ट, जो कि क्या थी, कैश फ्लो फोरकास्ट थी। एंड एज्यूमिंग दैट कैली कॉर्पोरेशन एक्सेप्ट्स द एंगेजमेंट रिव्यू इन कॉर्पोरेशन cash flow forecast. अच्छा, requirement क्या है? Evaluate the assumption used by the management and the completeness of the cash flow prepared, explaining why particular assumptions should be challenged and approached with professional skepticism. ठीक है भाई, वो ओवरऑल जेनेरिक क्या पूछ रहा है, पीएफआई से रिलेटेड रिस्क पूछ रहा है कि कहाँ कहाँ पे होंगे। ठीक है, वो पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी चीजें होंगी जिस पे आप ज्यादा फोकस रखोगे, और इसको 100% मटीरियलिटी के साथ टेस्ट करना होगा आपने। 100% मटीरियलिटी कह रहा हूँ, 100% आपने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के टेस्ट करना होगा, कि जहां जहां पे आपको लगता है कि कोई रिस्क है। अब यहाँ पे ऑडिट रिस्क का नाम नहीं दोगे, क्योंकि ऑडिट तो नहीं कर रहे, रिव्यू कर रहे हो, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं रिव्यू के बारे में रिस्क पूछ रहे हैं, पीएफआई के बारे में रिस्क कहाँ कहाँ पे है, वो उसकी रिक्वायरमेंट यही है। ठीक है, हम लोगों ने 6 पॉइंट्स लिखने हैं, 6 पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर देंगे, हमें मिल जाएंगे 6 पॉइंट्स लिखना, कोई मुश्किल काम नहीं है। पीएफआई इतनी बड़ी हमें इन्फॉर्मेशन गिवन हो तो 6 पॉइंट्स कहीं भी उसमें सवाल उठा सकता है। ठीक है, आगे क्या है, डिजाइन द एग्जामिनेशन प्रोसीजर्स। अच्छा जी, यहाँ पे आगे ऑडिट प्रोसीजर, सब्सटेंटिव प्रोसीजर, एग्जामिनेशन प्रोसीजर, उसका नाम दे रहे हैं वो, व्हिच शुड बी परफॉर्म्ड इन रिव्यू ऑफ लिन कॉर्पोरेशंस फॉर कैश फ्लो फोरकास्ट। 9 मार्क्स यानी 9 प्रोसीजर्स मैंने तो लिखने हैं। पहले इसको अटेम्प्ट करते हैं 6 मार्क्स वाले को। सीधी सीधी क्या बात है, उसको हमने बताना है कि भाई कहाँ पे ज्यादा रिस्क है, कहाँ पे ओवर स्टेटमेंट अंडर स्टेटमेंट का रिस्क आ रहा है। ठीक है, आते हैं हम लोग एग्जिबिट 2 के ऊपर। कोई और तो नहीं है आगे, यहाँ पे भी एग्जिबिट 2। ठीक है, क्या कहते हैं, अच्छा जी, कैश फ्लो फोरकास्ट फॉर द 3 years टू जून 30th June 2018, 31st December 2015, 30th June 2016, 31st December 2016, फिर 30th June 2017, फिर 31st December 2017 एंड 30th June 2018। अच्छा, वो क्या कर रहा है, वो कर ये रहा है कि वो 6 मंथ्स के अंदर अपनी फोरकास्ट को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, पहला साल आपका ये हो गया, ये आपका पहला साल है, ये आपका दूसरा साल है। नहीं,
दिस इज द फर्स्ट 6 months, दिस इज द फुल ईयर, दिस इज द सेकंड फुल ईयर, और फिर उसके बाद ये जो है ना, दिस इज द लास्ट 6 months। तो आपके 3 साल इस तरह से पूरे हो जाते हैं। उसने 6 6 months में डिवाइड किया है। एवरेज मंथली सेल्स के बारे में क्या कहता है कि भाई हर महीने की जो हमारी सेल्स होगी, हमारे यहाँ पे 200 की होंगी, फिर 235 की हैं, फिर 265 की हैं, 288 की हैं, 308 की हैं, 318 की आ रही है। इसके बारे में नंबर 1 के अंदर उसने हमें रीजन दी हुई है। इंक्रीज आ रहा है, और अच्छा खासा एक कांस्टेंट इंक्रीज आ रहा है। पहले महीने में वो कहता है पहले 6 months में हर महीने हम लोग 200 की सेल करेंगे, दूसरे 6 months के अंदर हम लोग हर महीने 234 की सेल करेंगे, यानी 34 का इंक्रीज आ रहा है। अगर परसेंटेज वाइज में देख लूं इसको, तो मेरे पास कितने का इंक्रीज है, इज इक्वल टू 234, 34 डिवाइड बाय 34 डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू 34 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाइड बाय 100। कितने परसेंट इंक्रीज है? 17% का इंक्रीज का वो कह रहा है। मुझे नहीं लगता, बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक इंक्रीज आ रहा है। खैर, रीजनिंग क्या दी हुई है नोट नंबर 1 के अंदर, अगर मैं आ जाऊं, क्या कहते हैं ये नहीं। Note and key assumptions. Note number 1. Monthly sales are expected on management forecast with predicted sales growth as follows. पहले साल 70, पहले 6 months में 17%, उसने परसेंटेज दे दी है 13.2%, 8.7, 6.9, 3.4, फिर उसके बस। अच्छा, आगे क्या कहते हैं? सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज इन 2016 when the new production facility opens in Farland. The new product ranges are expected to be very popular and the product launch will be supported by an advertising campaign. In addition to the output from the new processing facility, production levels at existing facilities are planned to increase by 10%. ठीक हो गया? वो ये कह रहे हैं कि देखो भाई, मेरी सेल्स इतने से इंक्रीज होंगी। मेरा पहला सवाल है, दिस इज टू मच ऑप्टिमिस्टिक। मैं एक ऑडिटर हूं, ऑप्टिमिस्टिक नहीं होकर चलूंगा। मैं क्या होकर चलूंगा? प्रोफेशनली स्केप्टिक होकर चलूंगा। अगर प्रोफेशनली स्केप्टिक होकर चल रहा है, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, यार पहला पॉइंट ये है दैट द सेल्स इंक्रीमेंट in the first and the second year are too much optimistic. It is not known at the moment whether the advertising campaign will lead to such increase in demand in the new products offered by the company. Hence, there is a risk of overstatement for the sales in the forecast. बस इतना लिख देना बहुत है, एक्सप्लेन कर दिया आपको। एक पॉइंट आपके सामने आ गया, किस चीज के बारे में लिखा है यहाँ पे हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। पार्ट बी, पार्ट बी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो ये था पार्ट, उसका पार्ट 1। ठीक है, अब 1 के अंदर पहली चीज हमने क्या लिखी है? monthly sales increase is highly optimistic as it is unsure whether the advertising campaign would lead to such increase in demand in the first two इंटरम पीरियड्स। क्या इंटरम का मतलब? पहले 2 6 6 महीने के जो फोरकास्ट आपने बनाई है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। उसी के अंदर 17 और 13.2% का इंक्रीज आ रहा है। ठीक है, डबल फिगर इंक्रीज है। मैं नहीं मानता इस चीज को, मैं एक ऑडिटर हूँ, प्रोफेशनली स्केप्टिक हूँ। Would lead to such an increase in demand in the first two interim periods. Further, as the management would be biased towards the loan application, the risk for highly optimistic view of increment of sales would be expected. Hence, the auditors should view the increment of sales by highly being skeptic and should should challenge the management's assumption for this increase. लिखना आ गया? समझ आ गई कैसे लिखना है? क्या किया है मैंने? कोई एक्स्ट्रा चीज लिखी है? नहीं। मटेरियल जो मैंने बुक में पढ़ा था वहीं से उठा के लिखा है, जो मैंने समझाया था वहीं से उठा के लिखा है। कोई खास एक्स्ट्रा चीज मैंने उठा के नहीं लिखी यहाँ पे। बात मैंने आपको एक क्या बताई थी कि भाई चैलेंज द मैनेजमेंट्स एग्जम्पशन assumptions। ये चीज तो मैंने आपको समझाई दी है, इसको तो रट लो। ये तो जब भी पीएफआई का क्वेश्चन आएगा तो वहां पे ये चीज लिखनी होगी। ठीक है, बाकी क्या है सारा सिनेरियो के अंदर से लिखा हुआ है। मैंने क्या बातें की हैं? मैनेजमेंट की हाईली ऑप्टिमिस्टिक इंक्रीज सिनेरियो के बाद इतना मैं नहीं कह सकता, क्योंकि फर्स्ट टू इंटरम पीरियड सिनेरियो के अंदर से मैंने उठा के बात लिखी है। फर्दर, मैनेजमेंट ये भी कहती है बायस्ड होगी टुवर्ड्स लोन एप्लीकेशन। लोन एप्लीकेशन के लिए बायस्ड होगी ना, कहीं और अपनी तरफ से तो नहीं लिखी। लोन के लिए लेना चाहती है, लोन के लिए एप्लीकेशन दे रही है, लोन लेना चाहेगी वो कंपनी, तभी तो चाहेगी कि यार मेरा सेल्स की फिगर अच्छी आ रही हो।
ठीक है, तो वो उस तरह बायस्ड होगी, हाईली ऑप्टिमिस्टिक इंक्रीमेंट देगी एंड एक्सपेक्ट हम लोग यही करते हैं कि मैनेजमेंट ऐसे करेगी। इसलिए ऑडिटर्स को क्या करना चाहिए, हाईली स्केप्टिक होना चाहिए, बड़ी लिखी की बात है, एंड चैलेंज करेंगे क्या मैनेजमेंट की assumptions को। इस तरह से करके आपने लिख दिया अपना पहला पॉइंट, एक पॉइंट हो गया। 6 में से कितने मार्क्स मिल गए, एक मिल गए, और लिखने आगे आ जाओ। अच्छा, रेवेन्यू के बारे में वो बात करता है, टोटल रेवेन्यू उसने दिया हुआ है। मैं सेल्स फिगर्स के ऊपर बात कर चुका हूँ, आई डोंट थिंक उसके ऊपर दोबारा से बात करने की जरूरत होगी मुझे। ठीक हो गया, इसके ऊपर बात नहीं करते, अगर बात कर ली तो राइट, नॉट नाउ। ठीक है, इसके ऊपर बाद में बात करेंगे अगर मेरे पास पॉइंट्स कम हो, क्योंकि ऑलरेडी मैं सेल्स की, मंथली सेल्स की बात कर चुका हूँ। एक मिनट, एक्सक्यूज मी यार, आई एम सॉरी। कैश इनफ्लो फ्रॉम कस्टमर्स के बारे में वो क्या कहता है, कैश इनफ्लो फ्रॉम कस्टमर्स, यानी कैश कितना पे करेंगे, 1050, 1201, 1399, 1578, 1723, 1836, यानी ये भी इंक्रीज होता जा रहा है कॉन्स्टेंट। नोट नंबर 2 के अंदर वो ये कहता है कि भाई ऑन एवरेज कैश इज रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स इन द फॉलोइंग पैटर्न: 25 months in month of sale, 50% following month of sale, 25% 2 months after sale। ठीक है, मुझे ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है, इट इज नॉट ऑप्टिमिस्टिक इनफ। तो इसके ऊपर मैं बाद में बात कर सकता हूँ, रिस्क बनाना कोई मुश्किल काम नहीं होता, रिस्क अपनी तरफ से बना के लिख सकता हूँ, लेकिन कोई ज्यादा लॉजिकल रिस्क मुझे नहीं लग रहा है इसके ऊपर लिखना। ठीक है, क्योंकि एक इंक्रीमेंट ठीक लग रहा है मुझे, कस्टमर अगर ऐसे पे कर रहे हो और आपकी सेल्स इंक्रीज करती हैं तो आपको ज्यादा कैश मिलना शुरू हो जाएगा, अगर यही पैटर्न रहता है। हाँ, ये मैं रिस्क बना सकता हूँ कि यार देखो ऑप्टिमिस्टिक इंक्रीज मुझे लग रहा है, क्योंकि पहली बात हो सकता है सेल्स आपकी इतने से इंक्रीज ही ना हो, दूसरी बात हो सकता है नए कंट्री में जा रहे हो, वहां के आपको कल्चर का नहीं पता, क्या पता वहां पे लेट पेमेंट्स हो। आप तो अपनी तरफ से इस पैटर्न पे चल रहे हो, इस पैटर्न पे बना रहे हो, लेकिन जिस कंट्री के अंदर आप जाके आप रिसीव करने लगे हो न्यू कंट्री में, वहां के कल्चर कैसे है, वहां के पॉलिटिकल सिनेरियो कैसा है, हो सकता है उस लिहाज से अगर देखा जाए तो आपको पैसे इतनी जल्दी ना मिले जितना आप कह रहे हो, तो ये भी हाईली ऑप्टिमिस्टिक है, लेकिन मैं भी ये बात नहीं करूंगा, मैं आगे जाके आगे बात करता हूँ। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है 920, 940, 1080, 1150, 1280, 1340। अच्छा, कैसे 920 से 940, 940 से 1080, 1150, 1280, 1340, इंक्रीज ही आ रहा है कॉन्स्टेंटली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। लेकिन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के नोट पे जाते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर फोरकास्ट टू इंक्रीज ओवर 3 year पीरियड एज प्रोडक्शन इंक्रीजेस। ठीक है, द कंपनी इज एक्सपेक्टिंग टू बेनिफिट फ्रॉम इकोनॉमीज ऑफ स्केल, प्रोडक्शन इंक्रीजेस एट ईच प्रोडक्शन फैसिलिटी। भाई एक बात तो मुझे जरा बताओ, आपने यहाँ पे बोला था जो आप सेल्स इंक्रीज करोगे दैट विल बी डिपेंडेंट अपॉन एडवर्टाइजिंग कैंपेन, और यहां पे आप कह रहे हो कि आपके ऑपरेशन एक्सपेंसेस सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज होंगे 3 साल तक, प्रोडक्शन की वजह से, जितनी ज्यादा प्रोडक्शन उतने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज। तो यहां पे एडवर्टाइजिंग कैंपेन की वजह से तो इंक्रीज आना है, वो किधर गया, वो क्यों नहीं आपने इनकॉर्पोरेट किया। एडवर्टाइजिंग करनी है, फिर न्यू लोग आप हायर करोगे, स्किल्ड लेबर हायर करोगे उस कंट्री की, उसका इंक्रीमेंट किधर गया, एक और रिस्क मैंने उठा के लिख दिया। मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा कि भाई इंक्रीज इन ऑपरेटिंग expenses is understated। अब इसको एक्सप्लेन करो, किस तरह से एक्सप्लेन करोगे, भाई द इंक्रीज इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज understated because the company's cash flow forecast only states that the increase would be due to increase in production levels, but it is not incorporating the additional advertising campaign which will be run by the company to enable higher sales, or it does not incorporate the increment of highly skilled laborers within the company, which would also increase the operating expenses. Hence the operating expenses in the statement of cash flows is highly likely to be understated. The auditors should challenge the management, understand, or the auditors should obtain a breakup of the operating expenses and have an understanding of the operating expenses and challenge the management assumptions for the increment of the operating expenses। एक और पॉइंट आपके सामने आ गया। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग, मार्केटिंग फॉर न्यू प्रोडक्ट रेंजेस 100, पहले उसमें कर रहे हो, नहीं, नहीं 100 यहाँ पे सिर्फ आप नहीं कर सकते, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर पहली बात ये आना चाहिए, तो सिर्फ 100,000 से आप करोगे, अगेन ये बात हम लोग कर चुके हैं ऊपर, नहीं करनी, दोबारा से नहीं करनी। इंटरेस्ट पेमेंट्स एंड अदर फाइनेंस कॉस्ट 30, 30, 30, 30, 30, 30 सिमिलर लेगी। एक मिनट रुको जरा, आपका एक एग्जिस्टिंग लोन है कंपनी के साथ, बैंक के साथ आपका एक एग्जिस्टिंग लोन है, मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि वो 30 है, ठीक हो गया, मान लिया आपकी बात।
ठीक है। अब 15 मिलियन का अगर आप लोन लेते हो और $30,000 की आप फाइनेंस की कॉस्ट सिर्फ रिकॉर्ड कर रहे हो हर साल की, मैं कहता हूँ 30 डिवाइडेड बाय 15 मिलियन का आप लोन ले रहे हो, 30,000 इसको कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 15 मिलियन कितना है? दिस रिप्रेजेंट्स ओनली व्हाट, ओए ये तो बिल्कुल ना होने के बराबर है, 0.2% ऑफ 15 मिलियन। नहीं सॉरी, एक मिनट, 2 महीनों का हमने लेना है ना, 2 इंटरम पीरियड्स हैं, पूरा एक साल करने के लिए 30 + 30 60 होगा, तो हम लोग यहाँ पे 60 इसको रखेंगे। ये आ गया 60। कितना आ रहा है? 0.4%। आपको लगता है किसी दुनिया के अंदर फाइनेंस की कॉस्ट या इंटरेस्ट कॉस्ट होती है वो सिर्फ 0.4% होती है? तीसरा आ गया। तीसरा मैं कह रहा 2 पॉइंट्स है मेरे यहाँ पे तीसरे के अंदर। पहली चीज क्या है? एग्जिस्टिंग लोन एंड न्यू लोन would have separate interest costs and which should be included in the PFI. It shows it can be assumed that the PFI only includes the finance cost of the new loan, whereas PFI should include ऑल एक्सपेंसेस। पहली बात तो ये है, मुझे लगता है कि उन्होंने ये चीज नहीं इंक्लूड की। अब इसको इन डिटेल एक्सप्लेन करना ये आपका काम है, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करके दे रहा हूँ। कैसे इन डिटेल एक्सप्लेन करोगे कि भाई यहां तक लिख देना, इसके बाद लिखोगे हेंस द ऑडिटर शुड आस्क द मैनेजमेंट वेदर दे हैव इंक्लूडेड द इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑफ द प्रीवियस लोन्स विद इन द पीएफआई और नॉट, बिकॉज a constant finance expense, a constant interest expense of कितना $30,000 of each interim period shows that only the new loan has been incorporated and not the previous one. अब दूसरी बात इसमें क्या लिखोगे? दूसरी बात लिखोगे additionally the management is assuming that an interest percentage of only 0.4% would apply, which is highly optimistic, and it is highly unlikely that management would be able to attain the loan at this rate. आगे क्या लिखोगे? मैनेज इट शुड बी डिस्कस विद द मैनेजमेंट देयर एक्सपेक्टेशन फॉर द इंटरेस्ट परसेंटेज ऑफ द लोन एंड द assumptions of the management should be tested. The auditors can, बल्कि नहीं, वो प्रोसीजर में आपको बताऊंगा, मैं प्रोसीजर के ऊपर आपको बताऊंगा, बस इतना लिखना है, इसके ऊपर बहुत है, दोनों चीजों को एक्सप्लेन कर देना फिर। ठीक है, यहाँ पे ये चीज कंफर्म हो गई, 3 पॉइंट्स आपके सामने आ गए। ठीक है, अब आ जाओ आगे, इसको कर देते हैं यहाँ से डिलीट। 3 पॉइंट्स हम लोग लिख चुके हैं भाई, 3 का मतलब आधा हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आगे क्या कहते हैं? आगे वो ये कहते हैं कि तीसरा हम लोगों ने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की भी बात कर दी है। अच्छा, इसके बाद क्या है? इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड्स की बात होगी। 100 एक साल में, दूसरे साल में, तीसरे साल में, हर साल 100 पे करूंगा मैं, इसके ऊपर कोई खास बात नहीं कर सकता। डिविडेंड डिविडेंड के ऊपर मैं कोई खास बात नहीं कर सकता। लोन रिसीव्ड 15 मिलियन, भाई आपने $15 मिलियन का लोन ले लिया, उसके बाद उसकी रीपेमेंट भी तो करनी है ना। ये क्या कर रहे हो बाद में? मतलब इसकी वजह से कोई कैश आउटफ्लो नहीं होगा इसका? इसकी हर साल, हर 6 महीने के बाद या हर साल में कोई रीपेमेंट होगी। भाई मैनेजमेंट को उठाओ, मैनेजमेंट से बोलो कि ये क्या कर रहे हो। इसको एक्सप्लेन कहाँ पे करोगे? कोई और एडिशनल पॉइंट नहीं बताना, इसी के अंदर आप इस चीज को भी एक्सप्लेन कर दोगे। द मैनेजमेंट हैज शोन इन द पीएफआई दैट द लोन वुड बी रिसीव्ड ऑफ $15,000 व्हिच वुड बी अ कैश इनफ्लो इन द फर्स्ट इंटरम पीरियड, बट ड्यूरिंग द इनकमिंग during the next interim periods, yeah, in the annual periods, the management would have to repay the loan in the principal amount would also be reduced. Hence, an outflow of cash should also have been showed. It is highly unlikely that the bank would allow a repayment as a whole at the end of the period. ठीक है, अमोर्टाइज कॉस्ट की बेसिस पे लेके जाओगे या फिर आईएफआरएस 9 अप्लाई करोगे तो हर साल या वो इंक्रीज हो रहा होगा, इंटरेस्ट कॉस्ट ऐड होने की वजह से, फिर रीपेमेंट की वजह से कम हो रहा होगा। तो इस चीज को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दोगे आप। कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या कह रहे हैं? 7500 पहले साल करेंगे, 7500 दूसरे साल करेंगे हम लोग। तो एक मिनट, क्या मतलब है
7500 हम लोग पहले साल कह रहे हैं, 7500 दूसरे साल कह रहे हैं, यहाँ पे आपका लोन जा रहा है, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर के नोट नंबर 4 पे आते हैं, क्या कहता है? द न्यू प्रोसेसिंग प्लांट इज प्लान टू कमेंस प्रोडक्शन ऑन 31 मार्च 2016। करंट डेट हमारे पास क्या आ रही है? करंट डेट हमारे पास आती है 1 जुलाई 2015। कैसे हो सकता है यार 1 जुलाई 2015, और अगर मैं यहाँ पे डेट लिखूं 1 जुलाई 2015 है आज, और मैनेजमेंट कहती है हमारा जो प्लांट है वो कंप्लीट हो जाएगी, उसकी प्रोडक्शन हो जाएगी कंप्लीट 31 मार्च 2016 को, 31 मार्च 2016 को कंप्लीट हो जाएगी हमारी। तो कितना बनता है? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 8 महीने। आपको लगता है किसी किस्म का प्रोडक्शन प्लांट दुनिया के अंदर 8 महीने के अंदर खत्म हो जाता होगा? 5-5 साल प्रोडक्शन चल रहे नहीं बन जाता होगा, उसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाती होगी? नहीं, 5-5 6-6 साल मिनिमम चलती है। हाईली ऑप्टिमिस्टिक कंप्लीशन टाइम है मैनेजमेंट का यहाँ पे। तो इसके बारे में आप क्या लिखोगे? एक्सप्लेनेशन आप दोगे, मैं आपको अंडरस्टैंडिंग देता हूँ, किस क्या पॉइंट है आपका? हाईली ऑप्टिमिस्टिक कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन for the production plant. क्या कह रहे हो? The management is highly optimistic about the completion of the construction for the production plant. This may be the case as management may wish to show the optimistic completion of the construction, hence the sales would be started at an earlier stage. If the sales are started at an earlier stage, then the 3-year forecast would also show that the returns from the investment, that the returns from the loan would be generated as quickly as possible. Hence, the management is likely to be biased towards the loan application. Again, which ऊपर बात की थी, the auditors बाकी आगे सारा का सारा यही चेप देना उठा के, यही लिख देना उठा के, क्या कि भाई the auditors should view the completion period of the production plant while being highly skeptic and should challenge the management assumption for this kind of period of completion. ये लिख दोगे सीधा सीधा उठा के, ठीक है। हाईली ऑप्टिमिस्टिक है, इसको एक्सप्लेनेशन ऐसी दे देनी। पांचवा पॉइंट आप क्या लिखोगे? अच्छा, पांचवा पॉइंट हम लोग ये लिखेंगे, कैश फ्लो की बात हो रही है, नेट कैश फ्लो। ओपनिंग कैश हमारे पास 50-75 हो जाएगा, 188 हो जाएगा, ठीक है, और क्लोजिंग कैश इतना हो जाएगा, ठीक हो गया। अभी जो इंपॉर्टेंट मुझे ये चीज लग रही है ना, वो ये चीज लग रही है कि हम लोग 2 पॉइंट्स हम लोगों ने लिखने हैं। अभी किस चीज के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं? हम लोग बात कर सकते हैं, देखो एक और पॉइंट जो मेरे जहन में आ रहा है, लेकिन अगेन वो भी आप कंबाइन करके लिखोगे इसके साथ, वो एक्स्ट्रा नहीं लिखोगे। क्या लिखोगे? कि आपने लोन लिया 15 मिलियन का, आपने 7.5 मिलियन पहले साल में खर्च किया, पहले टर्म में खर्च किया 7.5 मिलियन, दूसरे टर्म में पूरा 15 मिलियन आपका खत्म हो गया। बाकी का लोन आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टार्टअप कॉस्ट, लोग हायर करने के लिए जो आपको लोन चाहिए होगा, उसका आपने क्या करना है? सिर्फ आपका क्या मतलब है? प्लांट बनाया बस खत्म, सिर्फ वही उठाओगे। तो इस चीज को भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो यहाँ पे इसके साथ, ठीक है। लेकिन ये कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं है आपका। आप जिस चीज के बारे में और बात कर सकते हो वो ये है कि यहां पे मुझे टैक्स नहीं नजर आ रहा। कैश फ्लो आपने बनाई है, उसके अंदर टैक्स की बात नहीं की। इट इज हाईली अनलाइकली दैट, यहाँ पे इट इज हाईली अनलाइकली दैट देयर वुड बी नो टैक्स पेमेंट्स ड्यूरिंग द PFI period, during the period covered by the PFI. The management has not shown any cash outflow due to tax. Due to tax, the management, बस यहां तक सही है। अब मैनेजमेंट के ऊपर डायरेक्ट इल्जाम इतने 2 दफा हम लोग लगा चुके हैं, इतना नहीं लगाना, प्रोफेशनल भी तो रहना है। दिस मैटर शुड बी डिस्कस्ड विद द मैनेजमेंट, एंड द मैनेजमेंट should be asked to provide an understanding of why no tax will be paid. The auditors should be professionally skeptic and should calculate the tax impact before discussing with the management. बस इसके लिए इतना लिखना जरूरी है। क्यों लिखा और क्या लिखा? मैंने उसको बताया कि देखो भाई, टैक्स वाला इम्पैक्ट नहीं लिया हुआ,
जो मैनेजमेंट ने उसने टैक्स का इम्पैक्ट लिया ही नहीं है। अब यहाँ पे आपके पास इशू ये बनता है कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि 3 साल के अंदर किसी किस्म की टैक्स की पेमेंट आप नहीं करोगे। पहली चीज ये कि टैक्स की पेमेंट आप क्यों नहीं कर रहे, ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, अब अगर आप टैक्स की पेमेंट नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर किसी किस्म का टैक्स लगेगा ही नहीं। भाई देखो, आप दूसरे कंट्री में जा रहे हो, F9 में, AFM में अगर किसी ने पढ़ा है, F9 में भी किसी ने पढ़ा है, तो वहां पे पढ़ा होगा यार, टैक्स इम्पैक्ट लिया जाता है। ठीक है, किसी भी इन्वेस्टमेंट के अंदर। फॉरेन कंट्री के अंदर वो तो टैक्स अलग है, अपने कंट्री के अंदर टैक्स अलग है। आपके ऊपर दो दो किस्म के टैक्स लगेंगे, दोनों की पेमेंट नहीं कर रहे, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, पेमेंट आपको करनी होगी। अब अगर कर रहे हो तो आपने PFI में वो चीज क्यों नहीं शो करवाई? ठीक है, मैनेजमेंट से ये चीज डिस्कस करो, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा नहीं हो सकता कि टैक्स ना पे करो। अब आप कैश फ्लो दे रहे हो, कैश फ्लो के अंदर बताना है ना, कोई चीज एक्सक्लूड तो नहीं कर सकते। ये तो बताओगे बैंक को, बैंक को तो बताना चाहिए आपको कि यार हम लोगों ने ये वाला टैक्स भी पे करना होगा, ये भी हमारा खर्चा है कल को। ठीक है, टैक्स एक्सपेंस होगा, जैसे इंटरेस्ट एक्सपेंस है, तो वो चीज भी इंक्लूड करके बताओ। ठीक है, दूसरी चीज ये है, ऑडिटर को चाहिए कि यार मैनेजमेंट से डिस्कस करने से पहले ना अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवा ले मैनेजमेंट से बैठ के, उसके बाद अपनी कैलकुलेशन खुद से परफॉर्म करे और फिर मैनेजमेंट के पास लेके जाए। मैनेजमेंट से बोले यार हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से इतना टैक्स आप हर इंटरम पीरियड या एनुअल पीरियड के अंदर पे कर रहे होगे, तो ये भी आपको इंक्लूड करना चाहिए। ठीक है, तो फिर आप मैनेजमेंट से डिस्कस करो और फिर कोई रीजंस उठेंगे तो वो मैनेजमेंट से आप बात कर लोगे इससे रिलेटेड। इसी तरह का सेम एक और पॉइंट हम लोग उठा के लिख सकते हैं क्या? अभी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपने बोली है, थोड़ा सोच के समझ के इस पॉइंट को मैं बता रहा हूँ, मुश्किल पॉइंट है ऑब्वियसली। मैंने आपको हमेशा से बताया, जब भी एग्जामिनर एक क्वेश्चन पेपर बनाता है तो वो ऐसा पेपर नहीं बनाने वाला कि हर बंदा इसको 100% अटेम्प्ट करके आ जाएगा, नहीं। भाई वो ऐसा पेपर बनाता है कि आधे लोग उसको पास करने वाला अटेम्प्ट करते हैं, 40% लोग उसको पास नहीं कर सकते, और बाकी के 10% लोग जो रह जाते हैं ना, वो 10% पेपर ऐसा बनाता है जो कि सिर्फ अच्छा पढ़ने वाला बच्चा उसको अटेम्प्ट कर सकता है और उसको पास कर सकता है। मुश्किल पेपर बनाते हैं, और ये जो पॉइंट मैं आपको बताने लगूं, ये वही मुश्किल पॉइंट उठ के आने लगा है। IAS 21 हम लोगों ने पढ़ा था। IAS 21 कहता है कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड कैश फ्लो के अंदर आपकी दोनों जगह पे क्या आ रहे होते हैं, अगर किसी और कंट्री में आपके ऑपरेशन है तो फॉरेन करेंसी की वजह से गेन्स एंड लॉसेस ये आने चाहिए। अब यहाँ पे तो मुझे वो नजर नहीं आ रहे। ऐसा क्यों है कि अगर आप एक नीदरलैंड में आपकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फैक्ट्री है, उसका किसी किस्म का फॉरेन एक्सचेंज गेन ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, प्रॉफिट एंड लॉस में आना चाहिए था। दूसरी जगह पे आपका क्या कहते हैं, वो भी नहीं है, किसी जो नई आप जहाँ पे फैक्ट्री बना रहे हो फारलैंड के अंदर, वहां पे भी आपने किसी किस्म का अज्यूम किया कि कोई एक्सचेंज गेन लॉस नहीं होगा। अगर था, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप कर रहे हो कि क्या है कि कंपनी कह रही है कि नहीं होगा, अगर था तो मैनेजमेंट को इंक्लूड करना चाहिए था ना, उन्होंने क्यों नहीं इंक्लूड किया? मैं तो एज एन ऑडिटर यही बोलूंगा, यहाँ पे भी बहुत बड़ा रिस्क है। अब इस पॉइंट को कैसे लिखना है? जो यहाँ पे लिखा था बस उसकी वर्ड्स चेंज हो जाएंगे, बात तो वही है ना, एक्सक्लूड किया गया, देयर वुड बी नो गेन्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, gains or losses due to due to foreign currency। ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, during the period covered by the PFI the management has not shown any cash flow outflow, तो मैं नहीं बोलूंगा, कैश फ्लो impact due to exchange gains or losses. This matter should be discussed with the management and should be asked to provide an understanding of why no text की जगह क्या आप लिख दोगे again, exchange impacts will occur। ठीक है, the auditor should be professional, is kept to calculate the impact before discussing with the management। अब यहाँ पे इनिशियली आप ये चीज लिख दोगे, as the management is currently expanding to a foreign, अंडरस्टैंडिंग दे रहे हो उसको ना, इसलिए लिखोगे इस चीज को कि भाई मैं अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ मैनेजमेंट को, एग्जामिनर को बता रहा हूँ कि भाई मैनेजमेंट एक फॉरेन कंट्री में एक्सपेंड करने लगी है, hence there will be increase or decrease in profits due to foreign currencies, foreign currency impacts, which has not been shown in the forecast।
बस इतना लिखना बहुत है आपके लिए। अब मैं देखो यहाँ पे इसको एक्सपेंड भी कर सकता हूँ, कैसे कि उसको बता सकता हूँ देखो जो दूसरी कंट्री जहाँ पे लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो भी नहीं इंक्लूड किया हुआ है। लेकिन मैं सिर्फ अगर यही बता दूं ना, जिस कंट्री में लोग जा रहे हैं वो एक फॉरेन कंट्री है, तो फॉरेन करेंसी के इम्पैक्ट आने चाहिए प्रॉफिट एंड लॉसेज में, वो नहीं आ रहे, एग्जामिनर समझ जाएगा इसको पॉइंट आता है, बस दैट इज इट। बताने के बाद 5 बातें होगी ना आपकी, 5 बातें आपने साफ साफ लिख दी है। ठीक है, कितनी नहीं, 5 नहीं 6 बातें पूरी हो गई है, ये छठा पॉइंट था। ये लो, ये आपके 6 पॉइंट से आपने लिख दिए। वेल एंड गुड, समझ आया, वेल एंड गुड। आई अंडरस्टैंड कि आखिरी पॉइंट थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन इसको पढ़ो दोबारा से, रिकॉर्डिंग सुनो, आपको समझ आएगा कैसे मैंने आइडेंटिफाई किया लास्ट 2 पॉइंट्स। जो चीज नहीं इंक्लूड हुई भी ना उसके ऊपर भी तो सवाल उठाना है, ये तो नहीं है कि जो इंक्लूड हुआ है सिर्फ उसके ऊपर सवाल उठाओगे पेपर में। भाई अगर कोई चीज नहीं इंक्लूड तो उसके ऊपर सवाल उठाओ, क्यों नहीं इंक्लूड? सवाल उठा सकते हो आप, मार्क्स लेने ना आपने, अगर आपका लिंक करता है वैसे में। अब टेक्स्ट ऐसी बात नहीं अपनी तरफ से बना के लिख दिया, टैक्स अपनी तरफ से बना के तो नहीं लिखा मैंने। क्या किया भाई, आप प्रॉफिट्स कमा रहे हो, प्रॉफिट के ऊपर आपको टैक्स देना है, टैक्स की कोई इन्फॉर्मेशन शो नहीं हो रही, ना कैश फ्लो में शो हो रही है कि टैक्स आपने कल को पे करना है, ना प्रॉफिट एंड लॉस में उसका एक्सपेंस आ रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी बात, अगर फॉरेन करेंसी, फॉरेन कंट्री में जाके बिजनेस करने लगे हो तो फॉरेन करेंसी आ गई प्ले। उसने सबसे पहली लाइन बोली थी, यहाँ पे उसने बोला था कि यहाँ पे हम लोग फॉरेन करेंसी, डिफरेंट करेंसीज यूज हो रही है दोनों कंट्रीज के अंदर, तो मैंने उसको बता दिया भाई फॉरेन एक्सचेंज के लॉसेस किधर है, फिर वो भी तो आने चाहिए ना प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। ठीक है, जब जितना चाहते हो आप पीएफआई यूज कर रहे हो, आपके ऊपर कोई भी स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं है, IS 21 एप्लीकेबल नहीं है, निकाल दो उसको। लेकिन बैंक से लोन ले रहे हो, फॉरेन कंट्री में जा रहे हो, फॉरेन कंट्री में काम करने की वजह से एक्सचेंज के लॉसेज आएंगे तो शो नहीं कराओगे, बैंक को नहीं बताओगे कल को इतना लॉस हमें फॉरेन करेंसी की वजह से आएगा, आपने तो शो ही नहीं कराया। तो ये भी शो कराना जरूरी है, ठीक है। ये आपका हो गया पार्ट बी का पार्ट 1 खत्म। अब आ जाते हो अगले पार्ट की तरफ, और अगला पार्ट बड़ा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड था। उसने बोला था डिजाइन एग्जामिनेशन प्रोसीजर्स। मैं आपको कुछ प्रोसीजर्स अभी 6 तो यहाँ से बना के दे देता हूँ। क्या क्या चीजें थी जो हमने रिस्क उठाया उसके ऊपर प्रोसीजर बनाओ। मंथली सेल्स फिगर इंक्रीमेंट, क्या as, आप क्या सवाल पूछ सकते हो मैनेजमेंट से यहाँ पे इसके बारे में? एक सेकंड मेरे देना प्लीज। हाँ, अब यहाँ पे अब सेल्स देखो, एक हमने कहने रिस्क उठाया सेल्स के बारे में, सेल्स के बारे में क्या सवाल पूछ सकते हो कि आप मैनेजमेंट की अंडरस्टैंडिंग उठाओ, मैनेजमेंट की assumptions उठाओ, ठीक है, और उनको टेस्ट कर लो। आप इस तरह का कोई प्रोसीजर बना सकते हो। अगर मैं बुक की तरफ आऊं, अब शायद बुक मेरे पास ना खुली हुई हो, वेट अ सेकंड गिव मी अ मिनट प्लीज। अगर मैं अपनी बुक की तरफ आ जाऊं, नहीं, किधर है किधर है, ये रहा, ये रहा, ये रहा बुक। अगर मैं यहाँ पे आ जाऊं और मैं यहाँ पे लिखूं PF, अगर मैं इधर नीचे आ जाऊं, आपको याद है मैंने प्रोसीजर्स बनाए थे, बताए थे आपको कि ये प्रोसीजर्स इनको याद कर लो। एक कंपैरिजन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, रेवेन्यू के ऊपर प्रोसीजर चाहिए ना आपको, रेवेन्यू के ऊपर प्रोसीजर चाहिए आपको, यहाँ से मिल जाएगा कहीं ना कहीं से। किधर है, ये रहा। Reasonably certain income and expenses costs such as loan interest may be verified and is by respective documents such as order contracts, loan agreements और previous loan। एग्जाम्पल मिल गई, यहाँ से कैसे प्रोसीजर बनाओगे। Obtain the order contracts or such future contracts which may be occurred from the management for the new uh, products which they will be developing, and compare with the revenues recorded by the management or the increment of revenues recorded by the management। बस आपका प्रोसीजर बन गया। ऑर्डर उठाया फ्यूचर का जो आपको मिल सकता है, आपको जो एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट के अपने डॉक्यूमेंट्स होंगे, ठीक है, वहां से आप लोगों ने इस चीज को उठा लिया। अब दूसरी चीज, अकाउंटिंग पॉलिसी से मेरे जहन में आ रहा है कि वो टैक्स और वो नहीं इंक्लूड कर रहे, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास आ रहा है रीजनेबली हम लोग क्या उठा सकते हैं, ऑब्टेन द लोन एग्रीमेंट of the management from the management and compare with the interest expense recorded in the uh, PFI information to verify the valuation, to verify the arithmetical accuracy। इस तरह का प्रोसीजर बना सकते हो, ठीक है। अगर इससे आगे हम लोग आए तो हम लोगों ने लोन के ऊपर बात कर ली। इंक्रीमेंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑब्टेन द इनवॉइसेस ऑफ पास्ट, ऑब्टेन द पास्ट इनवॉइसेस ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड अंडरस्टैंड फ्रॉम द मैनेजमेंट वेदर द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वुड इंक्रीज और डिक्रीज एंड व्हाट आर देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इस तरह का प्रोसीजर बन सकता है। अच्छा, आप एक और प्रोसीजर बना सकते हो। अब यहाँ पे अगर मैं आऊँ,
तो आप ये वाला प्रोसीजर भी बना सकते हो, किधर है कंपैरिजन ऑफ फोरकास्ट टू हिस्टोरिक परफॉर्मेंस। हाँ, ये वाला प्रोसीजर आप लिख सकते हो, ठीक है। इस तरह की कोई चीज़ तो नहीं है। कंपेयर फोरकास्ट टू एक्चुअल रिजल्ट्स, इट इज़ लाइकली पुराने पिछले सालों में भी उन्होंने पीएफआई बनाई होगी, क्योंकि रिव्यू एंगेजमेंट्स पुराना ऑडिटर कर चुके हैं, सिनेरियो के साथ लिंक्ड है। ये वाला प्रोसीजर आप डाल सकते हो, ठीक हो गया। अच्छा जी, अगर मैं क्वेश्चन किधर गया, मेरे क्वेश्चन ये गया, क्वेश्चन ये रहा। अगर मैं नीचे आ जाऊं तो वो कहता है कि हम लोगों ने और किस चीज़ के ऊपर रिस्क उठा के लिखा हुआ है यहाँ पे। रिस्क, हाईली ऑप्टिमिस्टिक कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, ऑब्टेन द सर्टिफिकेट। नहीं, देखो इनका कोई ना कोई एग्रीमेंट हुआ होगा। जिस कंपनी जिस बेसिस पे ये लोग कह रहे हैं ना 7 महीने के अंदर हम लोग बना लेंगे, तो किसी डेवलपर के साथ इन्होंने कोई ना कोई बात की होगी, कोरस्पॉन्डेंस होगी। हम लोग उसके ऊपर प्रोसीजर बना सकते हैं कि उस डेवलपर ने क्या बोला है, कंस्ट्रक्शन कंपनी ने क्या बोला है, कितने महीने में कंप्लीट करके देंगे। तो मैं क्या बोलूंगा, ऑब्टेन द कोरस्पॉन्डेंस बिटवीन, नहीं, obtain the correspondence between the management and any developer the management has contacted in the far land to understand whether the project can be completed within the limit within the time as shown by the management in the PFI। ये एक प्रोसीजर आपका बन गया। उसके बाद आप क्या कह सकते हो, किस चीज के ऊपर, इट इज टैक्स पेमेंट्स के ऊपर। इसके ऊपर आप क्या प्रोसीजर बना सकते हो कि अगेन obtain an understanding of the rules and regulations within farland and the taxation rules within farland and compare with those used by the management in the PFI and discuss with management why there have been no tax payments shown in the PFI। एक और प्रोसीजर ये बन गया आपका, ठीक है। फिर आपका फॉरेन कंट्री में जा रहे हो, फॉरेन इम्पैक्ट्स एंड लॉसेस हो रहे हैं, इसके ऊपर प्रोसीजर। हाँ, आप ये कर सकते हो, इंस्पेक्ट रिपोर्ट्स ऑफ फ्यूचर changes or future fluctuations in foreign exchange rates from नहीं नहीं, आप ये कह सकते हो, प्रोसीजर इसका ये बन सकता है कि इंस्पेक्ट द रिपोर्ट्स बाय एक्सपर्ट्स फॉर फ्यूचर fluctuations of currency in parliament and discuss with management the impact of those fluctuations should be disclosed इन PFI। ये आपका प्रोसीजर बन गया। अब ऑब्वियसली मैं बोल के लिख रहा हूँ तो थोड़ा इतना बेहतर नहीं बन सकता, जब मैंने लिखा है तो अच्छा सा प्रोसीजर बन गया, ठीक है। मतलब 6 प्रोसीजर्स तो आपके यहाँ से बन गए, जो कि सिनेरियो के साथ आप लिंक कर सकते हो डायरेक्टली इस तरह से, ठीक है। 6 के अलावा अगर आपको प्रोसीजर चाहिए लिखने के लिए, और कहाँ से लिखोगे यार, मैंने आपको पहले ही बताया था कि देखो, ये देखो, ये आपके प्रोसीजर्स बने बनाए आपके पास होते हैं, आपके पास ये प्रोसीजर्स बने बनाए होते हैं। क्या जरूरत है इतनी मेहनत करने की, अगर आपको ये ऑब्वियसली आपको याद करने पड़ते हैं। सिनेरियो से आप लिंक करके इस तरह से लिख सकते हो, सिनेरियो से लिंक करना कोई मुश्किल काम नहीं होता है, इट इज वेरी इजी। आपके पास रिस्क पड़ा हुआ है, रिस्क के ऊपर प्रोसीजर बनाना बड़ा आसान काम होता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ से थोड़ा याद करना ऑब्वियसली मुश्किल होता है, लेकिन याद करके ही लिखोगे। ये जो अदर असाइनमेंट्स हैं, इनके प्रोसीजर्स ज्यादातर याद करके लिखने होते हैं, इनका कोई शॉर्ट हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इसलिए इनको याद करना पड़ता है। ठीक हो गया। अब आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे, फाइनल क्वेश्चन जो है, मैं आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग दूंगा, क्योंकि फाइनल क्वेश्चन है, आई वांट कि आप उसको खुद पढ़ो। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा, ऐसा कभी नहीं होने वाला कि पेपर के अंदर ऐसा क्वेश्चन ना एग्जामिनर पूछ रहा हो, ठीक है। तो मैं आपको उसकी फर्दर डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग दूंगा, लेकिन आई वुड अज्यूम कि आप लोग उसको खुद करो और लाजमी करो। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, नहीं, ये क्या क्वेश्चन नंबर 3, हाँ क्वेश्चन नंबर 3। अगेन वो कहता है कि इट इज 1 जुलाई 2015, यू आर एन ऑडिट मैनेजर इन सोल एंड कॉर्पोरेशन, अ फर्म ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। यू आर currently working on two existing clients, Arjun Corporation and Barnaby Corporation. You are both manufacturing companies. Are both manufacturing companies with a financial year end of 31st March 2015. Both audits are in the completion phase, and you are in the process of reviewing the audit file. द फॉलोइंग एग्जिबिट से भाई, पहला एग्जिबिट है अर्जन कॉर्पोरेशन का, ठीक है। दूसरा एग्जिबिट है बरानबी कॉर्पोरेशन का। अब रिक्वायरमेंट्स क्या है, पहले उस पर जाते हैं। रिक्वायरमेंट ये है, अर्जन कॉर्पोरेशन से रिलेटेड, मतलब मैं एग्जिबिट 1 में जाऊंगा सिर्फ, ये उसने बोला हुआ भी है। क्या कहते हैं, evaluate the result of the subsequent events and final analytical procedures commenting on any inconsistencies in relation to the audit evidence gathered। सब्सिक्वेंट इवेंट्स याद है, हम लोगों ने एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा था कि सब्सिक्वेंट इवेंट्स के बारे में फिर हम लोग क्या क्या बातें करते हैं, अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी। दूसरा क्या कहता है,
recommend the further actions to be taken, including suitable audit procedures, which will enable the auditor to reach a conclusion on the matter. 15 मार्क्स के दो उसने पूछे हुए, इन दोनों को मैं कंबाइन करके लिख सकता हूँ। ठीक है, क्या कहते हैं एग्जिबिट 1 में उसने हमें बात बताई हुई है कि भाई देखो, अर्जन कॉर्पोरेशन ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो रेवेन्यू ऑफ 120 मिलियन, ठीक है, पिछले साल ये था। प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ 11 मिलियन, पिछले साल ये था। एंड टोटल एसेट्स ऑफ 56 मिलियन, पिछले साल उसके एसेट्स इतने थे। एज पार्ट ऑफ योर रिव्यू ऑफ द ऑडिट फाइल, यू आर कंसिडरिंग द फॉलोइंग रिजल्ट्स ऑफ द सब्सिक्वेंट इवेंट्स, प्रोसीजर्स एंड फाइनल एनालिटिकल प्रोसीजर, सब्सिक्वेंट इवेंट प्रोसीजर्स। ठीक है, क्या कहते हैं कि भाई उसने एनालिटिकल प्रोवाइड कर दिए आपको, एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगे हुए जो हम लोगों ने ऑलरेडी अपने लेक्चर्स में पढ़े हैं कैसे एनालिटिकल लगते हैं। और उसके साथ साथ अब क्या कोई चीज सब्सिक्वेंट में फॉल करती है, अगर करती है तो उसकी एक्सप्लेनेशन दो कि फर्दर हमें क्या करना चाहिए। इट इज अ टाइप ऑफ क्वालिटी रिव्यू। रिव्यू कर रहे हैं हम लोग पूरी की पूरी इंग्लिश। ठीक है, क्या कहते हैं, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स इन जून 2015 revealed that Chemi Corporation, a significant customer of Arjun Corporation, entered liquidation and creditors are unlikely to receive more than 20% of the amounts outstanding। अच्छा ठीक है भाई, मेरे ऑडिट क्लाइंट का एक बहुत बड़ा कस्टमर केमी कॉर्पोरेशन लिक्विडेशन में चला गया भाई, वो खत्म होने लगी है कंपनी। तो और दूसरी क्या चीज है कि 20% से ज्यादा अमाउंट आउटस्टैंडिंग जो हुआ करती थी, यानी अगर मैंने कुछ रिसीव करना है इससे तो 20% से ज्यादा मैं एक्सपेक्ट ना करूं। उसने ये नहीं बोला कि 20% मिल जाएगा, उसने बोला 20% से ज्यादा मैं एक्सपेक्ट ना करूं, मतलब हो सकता है 100% मेरा बैड डेट हो जाए। The amount outstanding from Chemi Corporation as at 31 March 2015 was 0.8 million। मटीरियलिटी निकालने के लिए काम कर सकते हैं, ये रहे टोटल एसेट्स, प्रॉफिट के साथ भी निकाल सकते हो। None of the amount outstanding has been received to date। No further work has been performed as a result of these procedures। अच्छा भाई, नीचे जो प्रोसीजर हम लोगों ने परफॉर्म किया है उसके बाद हमने उसके ऊपर कोई काम नहीं किया और हमें कोई अमाउंट भी नहीं मिली। क्या कहते हैं, इन्वेंट्री के ऊपर की है। इस बार इन्वेंट्री की वैल्यू 4 मिलियन है, पिछली दफा 25 मिलियन थी। इतने ज्यादा से कम क्यों हो गई इन्वेंट्री स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में? क्या कहते हैं ऑडिटर की एक्सपेक्टेशन? अब ये आप देख लो, ये लगे हुए हैं एनालिटिकल प्रोसीजर्स, फाइनल एनालिटिक्स जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, रीजनिंग दी हुई है फॉर इंक्रीज एंड डिक्रीज, और जब अगर पेपर में क्वेश्चन आ गए तो वहां पे भी हमने ऐसे ही लिखना होगा। क्या कहते हैं, ऑडिटर एक्सपेक्ट क्या करता था, इन्वेंट्री हैज फॉलन बाय 84% इन द ईयर। दिस इज इन लाइन विद द एक्सपेक्टेशंस एज इन नवंबर 2014 मैनेजमेंट मूव टू अ जस्ट इन टाइम सिस्टम फॉर मैनेजिंग इन्वेंट्री। भाई MA2, F5 और इवन आई थिंक MA1 या फिर F3 में भी शायद या F2 में आपने ये चीज पढ़ी थी कि व्हाट इज अ जस्ट इन टाइम सिस्टम। जस्ट इन टाइम सिस्टम क्या होता है कि भाई मैं कोई अपने पास स्टॉक नहीं रखने लगा इन्वेंट्री का, जैसे ही मेरे पास कोई ऑर्डर आएगा तो मैं अपने सप्लायर से बोलूंगा जल्दी जल्दी इन्वेंट्री ला के मुझे तो मैंने अपनी चीजें बनानी है मेरे पास, मतलब कॉस्ट कम हो जाएगी इन्वेंट्री रखने की। ठीक हो गया, आगे क्या कहते हैं कि इस सिस्टम पे वो लोग मूव कर चुके हैं, तो इस वजह से वो ठीक है उसी एक्सपेक्टेशन के यार 25 मिलियन पिछले साल हो सकता है बहुत ज्यादा इन्वेंट्री हो, अब जस्ट इन टाइम में ज्यादा इन्वेंट्री नहीं रखते ये लोग तो 4 मिलियन पे आ गई। ठीक है, मैं भी समझता हूँ, ठीक है, अगर मैं एक रिव्यूअर हूंगा तो मैं भी समझूंगा ठीक है, एक्सपेक्टेड है फिर ये। कमेंट क्या है, द सिग्निफिकेंट फॉल इन इन्वेंट्री लेवल इज कंसिस्टेंट विद द रिडक्शन इन होल्डिंग पीरियड। अच्छा, इन्वेंट्री का होल्डिंग पीरियड की वो दे रहे हैं यहाँ पे, वो भी 94 से 15 डेज पे है, वो भी ठीक है। अब क्या कहते हैं, हम लोगों ने एविडेंस कैसे लिया, ऑडिटर्स अटेंडेंस at the year end inventory count, sample counts performed and count controls observed, no inaccuracy were identified, no further work over the completeness, accuracy and existence of inventory required। भाई ये आप क्या कर रहे हो, कैसे आप कह सकते हो कि आपने सिर्फ काउंट, अच्छा मैं कहता हूं कि एक कंपनी काउंट कर रही थी कि भाई इस कंपनी के अंदर कितने टेबल्स पड़े हुए, तो जाके गिनना चाहता था ऑडिटर, उसने जाके गिना कि इतने और इतने टेबल्स पड़े हुए। उसने क्या किया कि उसने कंपनी की ये बात मान ली कि हर एक टेबल की वैल्यू कितनी है, कंपनी कहती थी हर एक टेबल की वैल्यू 100 है, ऑडिटर मान गया। कंपनी कहती थी हर एक हमारे पास 100 टेबल्स हैं, ऑडिटर नहीं माना, ऑडिटर ने जाकर टेस्ट कर ली। ठीक है, और उसने बोला बस और काम हमें कोई नहीं करना, 100 टेबल्स आपने बोले थे, 100 टेबल्स आपके पास पड़े हुए हैं, इसी चीज के ऊपर हम लोग 100% रिलाई करते हैं। भाई आप प्रोफेशनली स्केप्टिक होते हो, आप कहते हो कि यार मैं हर एक चीज की डिटेल में जाऊंगा, आप इवन के इस स्टेज तक चले जाते हो कि मैनेजमेंट ने हो सकता है यहाँ पे टेबल थर्ड पार्टी से ला के रख दी हो और कल को जब मैं काउंट कर लूं वोट के भाग जाए, टेबल उठा के वापस दे दे थर्ड पार्टी को, तो मेरा तो काउंट का कोई फायदा नहीं हुआ। तो आप डायरेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर कैसे रिलाई कर सकते हो?
आप कैसे कह सकते हो कि यार वैल्यूएशन भी ठीक है, आप कैसे कह सकते हो कि कंप्लीटनेस भी होगी? हो सकता है जो 100 टेबल्स उन्होंने आपको बताए वो रिकॉर्डेड है 100%, और इसके अलावा कोई और टेबल्स भी थे जो उन्होंने मिस कर दिए। आपको एडिशनल प्रोसीजर्स चाहिए, आप डायरेक्ट इस पे नहीं कह सकते। ठीक है, मानने की बात है 25 से 4 मिलियन के ऊपर इन्वेंट्री आ सकती है, लेकिन दीज प्रोसीजर्स, द अटेंडेंस ऑफ द इन्वेंट्री काउंट इज नॉट इनफ टू डिटरमाइन वेदर द कंप्लीटनेस, existence, or the accuracy of the inventory is tested. The auditor has not performed enough procedures to conclude upon the inventory's value या फिर inventory's holding. अब इसके ऊपर आप आगे क्या बोलोगे, मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। इसके ऊपर आगे ये बोलोगे, पॉइंट नंबर 1 आपने इन्वेंट्री के लिख दिया, इन्वेंट्री के अंदर ऑब्वियसली ये दोनों बातें एक साथ करोगे, ठीक है। रिकमेंडेशन देंगे ना, तो आगे आप रिकमेंडेशन दोगे। पॉइंट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आप करो। मैंने उसको आइडेंटिफाई करके दे दिया, मैं अब उसको रिकमेंडेशन दी। रिकमेंडेशन में उसको क्या दूंगा, तो ऑडिटर शुड परफॉर्म एडिशनल प्रोसीजर्स ओवर द कंप्लीटनेस, सच एज ensuring that all the inventories have been included within the statement of financial position, as the company is currently using JIT system। तो हो सकता है हम लोग सारी की सारी ना रिकॉर्ड कर देते हो। हम लोग क्या करेंगे, वी विल ऑब्टेन द ओपनिंग इन्वेंट्री रिपोर्ट and compare the during the inventory report the sales additions and any other subtractions or write off of inventory, and calculate the closing inventory at the year end. This will also ensure that completely inventory has been recorded. The auditor will also need to perform a count inventory count फ्रॉम लिस्ट टू फ्लोर। अब ये कौन सा प्रोसीजर है भला? लिस्ट टू फ्लोर उस बंदे को पता होगा जिसने वो इन्वेंटरी के प्रोसीजर्स पढ़े हुए हैं चैप्टर नंबर 7 में जाके, सब्सटेंसिव टेस्टिंग के अंदर जाके, उसको पता होगा। देखो भाई, हम लोग दो किस्म के प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। पहला प्रोसीजर होता है अकाउंट का, कि भाई आप गए, आपको मैनेजमेंट ने एक लिस्ट दी हुई है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये इन्वेंट्री आती है, आपने लिस्ट में से बोला भाई आपका ये टेबल है, ये कंप्यूटर इस लिस्ट में है, दिखाओ ये असल में किधर पड़ा है, आपने देख लिया। दूसरे किस्म का अकाउंट होता है कि आप ये इस अकाउंट को बोलते हैं जो भी मैंने आपको बताया, लिस्ट टू फ्लोर। ये एक किस्म की टेस्टिंग है, ये एग्जिस्टेंस आप इसकी टेस्ट कर रहे हो कि जो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चीज आ रही है क्या वो एग्जिस्ट करती है या नहीं। दूसरे किस्म की टेस्टिंग होती है कंप्लीटनेस टेस्ट करना, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, फ्लोर टू लिस्ट जाते हैं। क्या मैंने मैनेजमेंट से बोला, भाई मैं अकाउंट पे, क्या मैंने मैनेजमेंट से बोला यार ये टेबल आपका सामने पड़ा हुआ है, मुझे दिखाओ ये आपकी लिस्ट के अंदर किधर आता है। वो मुझे मैनेजमेंट दिखा देगा लिस्ट के अंदर ये पड़ा है वो टेबल। अगर मैनेजमेंट ने मुझे ये चीज दिखा दी कि भाई ये टेबल फिजिकल पड़ा हुआ था, ये लिस्ट के अंदर है, मैं बोलूंगा ठीक है भाई, कंप्लीटली रिकॉर्डेड भी ये चीजें। तो ऑल्टर को ये वाले प्रोसीजर्स भी लगाने पड़ेंगे। एक्यूरेसी के लिए ऑल्टर को एनआरबी टेस्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। वैल्यूएशन एक्यूरेसी एक चीज होती है, ठीक है, वो टेस्टिंग करनी पड़ेगी। मतलब इन शॉर्ट में बोलूंगा, दीज प्रोसीजर्स आर नॉट इनफ फॉर द ऑडिटर टू कंक्लूड द इन्वेंटरीज वैल्यू, हेंस द ऑडिटर विल नीड टू परफॉर्म एडिशनल प्रोसीजर्स। सच प्रोसीजर्स विल इंक्लूड परफॉर्मिंग काउंट्स ऑफ द इन्वेंटरी फ्रॉम लिस्ट, from floor to list to verify the completeness, and to perform NRV testing of the inventory under IS2 to confirm its valuation. The auditor should also take market situation at the moment to confirm the value of the inventory held. ठीक है, समझ आ गई? इस तरह से मैंने एक चीज के ऊपर बात कर दी। अभी इसी पॉइंट को आगे कंटिन्यू रखूंगा, क्योंकि आगे जो उसने बात की वो इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड की बात की। वो कहता है मेरी इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड पहले 94 डेज की होती थी। 94 डेज के लिए मैं अपनी एक इन्वेंट्री खरीदता था और उसको होल्ड करके रखता था, फिर बेच देता था। अब वो 15 डेज है, एक्सपेक्टेड है क्योंकि ऊपर जीआईटी सिस्टम की तरफ जा रहे हैं। अब कम इन्वेंट्री होल्ड करेंगे तो कम होल्डिंग पीरियड होगा। Movement to GIT will reduce inventory holdings, so movement is in line with the expectations. Per management lead times with suppliers and average 20 days, hence inventory holding period is expected to be 20 days. अब वो 15 पे ऑडिटर एक्सपेक्ट करता था 20 days है, ओरिजिनली 15 days की। Inventory holding period of 15 days appears to be shorter than expected. Management states that holdings are less than 20 as consumer orders are manufactured once per week and order is placed। ठीक है, मैनेजमेंट ने ये कमेंट दी है। A sample of customer contract term was viewed and confirmed that they state that orders are expected to be manufactured within 5 working days with fulfillment within 10 working days of order। मतलब 5 दिन में आपने एक ऑर्डर बनाया और 10 दिन में आपने इन्वेंट्री भिजवा दी। 15 दिन टोटल हो गए, मैनेजमेंट ने ये बोला था और मैंने इस हिसाब से एक कस्टमर उठाया या सैंपल उठाया, उसको टेस्ट कर लिया। दिस इज कंसिस्टेंट विद द कंपनीज एडवर्टाइज टर्म्स एंड देयरफॉर सपोर्ट्स द रिडक्शन इन इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। अच्छा, बस आपने यही काम किया और आपने बोला ठीक है।
आपने किसी और किस्म की टेस्टिंग नहीं की, यहाँ पे भी आप बोलोगे तो आपने एक्सप्लेन कर देना सबसे पहले मतलब जो मैं बोल रहा हूँ एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा हूँ, ये नहीं कुछ एक्सप्लोर करोगे। जैसे मैंने यहाँ पे बोला द रिडक्शन इन इन्वेंटरी फ्रॉम 94 to 15 days is expected as the management has gone to a JIS system in November 2014. Hence the inventory holding period would reduce due to the reduction in the inventory quantity. ठीक है, ये लिख दिया। but the auditor's expectation of 20 days is not met. According to the sample tested, the auditor stated that it was in line with the advertised, yeah, with the policy, because the management prepares the order within 5 days and dispatches the order within 10 days. But the only procedure performed is not enough to confirm the other things. The auditor should have practiced skeptic attitude and should have performed additional procedures as recommended above. आप ऑलरेडी यहाँ पे कर चुके हो, यहाँ पे और परफॉर्म करने की आपको जरूरत नहीं होगी। ठीक है, ये आपकी इन्वेंट्री की बात होगी, खत्म होगी यहाँ पे बात। आगे आओ, आगे वो क्या कहते हैं, आगे उसने बोला हुआ है राइट डाउन ऑफ ऑब्सोलीट इन्वेंट्री, राइट डाउन फॉर ऑब्सोलीट इन्वेंट्री एज परसेंटेज ऑफ इन्वेंट्री होल्ड हेल्ड। अच्छा, पिछले साल मैंने 5% राइट डाउन किया था, मतलब राइट ऑफ किया था, इस बार 10% करूं, क्यों करूं? द मूव टू जीआईएस सिस्टम शुड एलिमिनेट ऑब्सोलीट इन्वेंट्री एंड द नीड फॉर अ राइट डाउन। एग्जैक्टली वो ठीक कह रहे हैं। सो द एक्सपेक्टेशन वुड बी दैट राइट डाउन्स वुड बी लोअर और क्लोज टू जीरो। अच्छा, यहाँ पे हो क्या रहा है कि देखो पिछले सालों में मेरी इन्वेंट्री पुरानी हो गई, मेरी इन्वेंट्री खराब हो गई, ऐसा कोई सिस्टम हो जाता था तो मैं क्या करता था, राइट डाउन कर देता था, मतलब राइट ऑफ कर देता था, उस इन्वेंट्री को खत्म कर देता, प्रॉफिट एंड लॉस में एज अ लॉस शो करा देता था। अब यहाँ पे मेरा सवाल ये बनता है कि जब मैं जेआईटी में गया तो उस वक्त तो मेरे पास इन्वेंट्री आती वो वाली है जो कि बस आई, बनी और गई, उसमें तो एक्स्ट्रा इन्वेंट्री मेरे पास है ही नहीं, तो फिर क्यों मेरे पास अभी भी राइट डाउन इंक्रीज हो रहा है, 5 से 10% पे जा रहे हैं? मैनेजमेंट हैज एडवाइज्ड दैट दे डू नॉट करेंटली हैव सफिशिएंट एक्सपीरियंस विद द न्यू सिस्टम टू इंश्योर ओनली required inventory has been ordered. As a result, they have taken a cautious approach to write down. अच्छा, मैनेजमेंट की एक्सप्लेनेशन है कि देखो भाई, एक नया सिस्टम जेआईटी वाला हमने इम्प्लीमेंट किया, हमारा एक्सपीरियंस नहीं है, तो कभी कभार हम लोग ज्यादा इन्वेंट्री ऑर्डर कर देते तो हमें राइट डाउन करनी पड़ती है। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन अब ऑडिटर ने इसमें प्रोसीजर क्या लगाया? Total write down for obsolete inventory of 0.4 million in 2015 is lower than 2014 amount of 1.25 million. This is less than 5% of profit and tax, therefore immaterial, so no work performed. ऑर्डर ये कह रहा है कि भाई पिछले साल हम लोगों ने जो रिकॉर्ड किया 1.25 मिलियन था, 5% पिछले साल रिकॉर्ड किया था हम लोगों ने ऑब्सोलीट इन्वेंट्री, और वो क्योंकि इन्वेंट्री ज्यादा हुआ करती थी 1.25 मिलियन था, इस बार वो सिर्फ 0.54 मिलियन है, इवन दो परसेंटेज वाइज इंक्रीज हो गए। अब ऑर्डर कहता है कि इमटेरियल इस पे कोई काम नहीं करना चाहिए, भाई ऐसे नहीं हो सकता, प्रोसीजर्स शुड बी परफॉर्म। अब आप यहाँ पे बोलोगे जिस तरह मैंने आपको कहा 5 to 10% as an abnormal increase while using the GI system. The management's explanation for not having the experience for the new GIC system can also be relied upon, as the management system is new. But the auditor has not performed any additional procedures. Rather, the auditor has directly relied upon the management's assumption या फिर management's inquiry। और फिर क्या बोलोगे आप कि although the last year the increase was only for 1.25 million, या फिर the obsolete inventory was for 1.25 million, which was material to the financial statement, but during the current year it is only 0.4 million, although in percentage wise it has increased, but that does not represent that it is immaterial to the financial statements in aggregate. Although alone it would be immaterial to the financial statement, ये 0.4 million जो है obviously immaterial होगा अकेले, लेकिन हम लोगों ने परफॉर्मेंस मटीरियलिटी के बारे में बातें की हुई है, लेकिन यहाँ पे आगे मैं ये बोलूंगा इफ टेकन इन एग्रीगेट विद अदर statements, this could become material to the financial statements. Hence, the auditor should also test if in aggregate it is material. Yeah, I'm sorry, excuse me. तो मैंने एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड कर दी उसको फर्दर, ठीक हो गया। अब आगे आ जाता है इन्वेंट्री के अंदर, ये चीज में मैं लिख दूंगा जो मेरी इन्वेंट्री की हेडिंग थी। आगे आ जाता है रिसीवेबल, यहाँ पे भी रिसीवेबल है, बस अब मेरी रिसीवेबल की हेडिंग शुरू हो जाएगी पॉइंट नंबर 2, और मैं वहां से शुरू करूंगा। 49 से 53 डेज पे मेरे रिसीवेबल पेमेंट पीरियड चला गया।
मुझे जो इसकी रीजन समझ आती है खुद बगैर कुछ पढ़े, मैं उसको ये लिख दूंगा, इट इज एक्सपेक्टेड एज केमी कॉर्पोरेशन एज डिस्कस्ड अबव, ये रहा भाई किधर है, केमी कॉर्पोरेशन हैज गॉन इनटू लिक्विडेशन व्हिच वाज अ मेजर कस्टमर ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो उस वजह से हमारा पेमेंट्स नहीं हुई तो हमारा इंक्रीज हो गया। नो चेंजेस इन क्रेडिट पीरियड, कोई चेंजेस नहीं आई, ठीक है, ब्ला ब्ला ब्ला, वो यही कहते हैं कलेक्शन पीरियड सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आ रही। इंक्रीज अगेन उसने यही बात बोली, केमी कॉर्पोरेशन की वजह से आ रहा है, मेजर कस्टमर था, और द फाइनेंशियल कंट्रोलर इज कॉन्फिडेंट दैट द पेमेंट विल बी मेड। भाई न्यूज़पेपर कहता है कि ऐसा नहीं है। ऑडिटर ने क्या बोला है, आउटस्टैंडिंग इनवॉइसेस एग्रीड टू ट्रेड रिसीवेबल्स ledger and a sample of customer confirmation of the balance owed were obtained in writing। अच्छा, हमने एक प्रोसीजर बनाया था जब हम लोग सब्सट्रैक्टिव प्रोसीजर पढ़ते थे, हम लोग कहते थे यार रिसीवेबल्स को ना कंफर्मेशन भिजवाओ, उनसे साइन कराओ, उनसे बोलो इतनी पेमेंट आपकी रहती है, वो बताएंगे हाँ जी रहती है, बस कंफर्म हो गया। ये प्रोसीजर उस वक्त तक ठीक है जब तक आपको पता है कि यार अगला कस्टमर पे करेगा। कोई न्यूज ऐसी नहीं है कि वो कस्टमर लिक्विडेट हो गया। भाई जब न्यूज ऐसी है कि वो कस्टमर लिक्विडेट हो गया और आप उस बंदे को कंफर्मेशन भेजो आपका इतना बैलेंस रहता है, तो वो तो यही कंफर्म करेगा, हाँ भाई इतना बैलेंस मेरा रहता है। अब वो इतना पागल तो नहीं है ना, वो ये तो नहीं बताएगा कि हम लोग पे नहीं कर सकते, तो आप इस पे कैसे रिलाई कर सकते हो। हेंस द प्रोसीजर परफॉर्म्ड बाय द ऑडिटर इज नॉट वैलिड इनफ टू डिटरमाइन the receivables balances. The auditor should discuss with the management writing of the balance in relation to Chemi Corporation, as the newspaper has already told us that the customer has gone into liquidation. Hence, no balance would be received. Hence, the balance in relation to Chemi Corporation should be written off and discuss with the management that it should be written off. Materiality calculate करो, Chemi Corporation से कितना receivable है, ये लिखा हुआ 0.8 million। टोटल एसेट्स कितने हैं 56 मिलियन के, 0.8 डिवाइडेड बाय 56 कर दोगे, आपके पास आ जाएगा कि यार वेदर इट इज मटेरियल या फिर नहीं है मटेरियल। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज भी एक्सप्लेनेशन ये भी दोगे कि यार देखो, आप ये भी बताओगे उनको कि सब्सिक्वेंट पीरियड भी है। After the financial statements have been prepared, the date of the financial statement, but before the date of the audit report. Hence, it falls within the adjusting subsequent period, and hence would be a subsequent event, subsequent adjusting and material event. It should be adjusted in the financial statements and should also be disclosed in the notes to the financial statements, and disclosure should also be given. आपने recommendation भी दे दी auditor को, and the auditor should discuss all of these with the management. Subsequent के अंदर आपने ये चीज बता दी कि ऐसे आप इसको लेके चलोगे। ठीक है। अलाउंस फॉर रिकवरेबल डेट 5 से 3% पे आया है, गिर गया है, पहली बात है इसको इंक्रीज होना चाहिए, अंडरस्टेटमेंट हो रही है क्योंकि भाई केमी कॉर्पोरेशन एक बहुत बड़ा कस्टमर लिक्विडेशन में चला गया, तो इसको तो इंक्रीज होना चाहिए था, अलाउंस आपका बढ़ना चाहिए था एक या दूसरे तरीके से। ठीक है। और अब मुझे इसको पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है, इसको फाइनेंशियल कंट्रोलर रिव्यूड ऑल ट्रेड रिसीवर्स एट द ईयर एंड कंक्लूडेड दैट द फ्यूअर डिफॉल्ट्स वर एक्सपेक्टेड देन इन द प्रायर ईयर। टू फ्यूअर डिफॉल्ट्स एक्सपेक्टेड थे, भाई ज्यादा होने चाहिए थे ना, एक कस्टमर इतना बड़ा आपका लिक्विडेशन में चला गया। टोटल फॉल इन अलाउंस ऑफ 0.5 मिलियन इज बिलो 5% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन इज देयरफॉर इमटेरियल। अच्छा, 0.5 मिलियन का गिरा है, इमटेरियल टू द प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन आप ये बताओगे भाई इट माइट बी इमटेरियल अलोन बट इन कंजंक्शन विद अदर स्टेटमेंट्स इट माइट बिकम मटेरियल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जहां पे भी ये बात हो वहां पे आप ये बात कर सकते हो हमेशा से। लेकिन सवाल ये है कि आप ये बताओगे these procedures are not enough by the auditor as a major customer has gone into default as discussed above। यहाँ पे जो हम लोगों ने बात कर ली है, तो वहां पे आप लिखोगे as discussed above as major customer has gone into default the allowance should have increased for the amount in relation to Chemi Corporation। हेंस आप इसको ये बता दो कि यार इसी वजह से हम लोगों को अलाउंस रिकॉर्ड करना चाहिए। फर्दर आप इसको आगे यही बताओगे फर्दर प्रोसीजर शुड बी परफॉर्म्ड अपॉन द अलाउंस एज इट माइट बी अंडरस्टेटेड एज देयर इज अ रिस्क ऑफ अंडरस्टेटमेंट हियर। इस तरह से उसको बता दिया आपने। ठीक है। फर्दर आप फाइनली देखते हुए यही बात जो मेरे ऊपर बताइए कि दिस इज अ सब्सिक्वेंट एडजस्टिंग मटेरियल इवेंट एंड इट शुड बी डिस्क्लोज्ड इन द नोट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द लिक्विडेशन ऑफ केमी कॉर्पोरेशन एंड it should be disclosed की बात कर ली। further it should also be adjusted in the statements, financial statements as well। ठीक हो गया, it should also be adjusted क्योंकि subsequent adjusting material event है। तीन चीजें, subsequent event है क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट से पहले है। ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ पे ये भी बताओगे the auditors has their, as this is a subsequent event before the auditor's report, it is the responsibility of the auditor to perform appropriate procedures for events that are subsequent and before the auditor's report। हम लोगों ने ये चीज पढ़ी थी अपने लेक्चर के अंदर कि भाई subsequent event के अंदर ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो up till the date of auditor's report, ये देखो ईयर एंड
ईयर एंड से रिपोर्ट, रिपोर्ट से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या करते हो, यहां से यहां तक आपकी एक्टिव ड्यूटी है, ऑडिटर्स रिपोर्ट, ईयर एंड तक आपकी एक्टिव ड्यूटी, आपने प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं, ठीक है। और ऑडिटर्स रिपोर्ट से फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब तक इशू नहीं हो रही तब तक ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, बस उसने चौकन्ना रहना होता है इन अ सेंस। चौकन्ना क्या, कि आपने एक्टिव रहना है, अपने माइंड को एक्टिव रखना है, कोई भी ऐसी चीज पता लग जाए तो उसको उसके ऊपर प्रोसीजर तब परफॉर्म करना शुरू करते हैं, लेकिन बिफोर दैट एक्टिव ड्यूटी आपने प्रोसीजर्स परफॉर्म करने, इवन टू आइडेंटिफाई, ठीक है। तो यहाँ पे बताओगे इट इज द ऑडिटर्स ड्यूटी टू परफॉर्म द प्रोसीजर्स फॉर दिस आइडेंटिफिकेशन, प्लस इट इज द ऑडिटर्स ड्यूटी टू परफॉर्म अप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स टू आइडेंटिफाई द अमाउंट इन रिलेशन टू Chemi Corporation's liquidation, and this should be written off in the financial statements and discussed with the management, ठीक है। ये चीजें आप बताओगे, इस तरह से एक्सप्लेन कर दोगे, ठीक हो गया, समझ आ गई। आगे आते हैं हम लोग इसका फाइनल क्वेश्चन। फाइनल क्वेश्चन इसका बड़े मजे का क्वेश्चन है, मैंने इसको पहले देखा है अभी। क्या कहता है, रिकमेंड एंड एक्सप्लेन द मैटर्स व्हिच शुड बी डिस्कस्ड विद मैनेजमेंट इन रिलेशन टू ईच ऑफ द अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट। भाई उसने एक पैराग्राफ दिया होगा, उसने बोला होगा अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स है, ठीक है। उसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन दो कि वो अनकरेक्टेड है, मैनेजमेंट से कैसे डिस्कस कर सकते हो आप उसके बारे में। अब जैसे लेट सपोज एज्यूम, आप क्या करोगे कि यार आप एक मैनेजर बैठे हुए हो, आपको पता है आपने ऑडिट शॉडिट हर एक चीज खत्म कर ली, आपको पता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एक जगह पे इन्वेंट्री के अंदर मसला आ रहा है और एक जगह पे रेवेन्यू के अंदर मसला आ रहा है, ठीक है। रेवेन्यू के अंदर 5-6 इनवॉइसेस ओवर स्टेटेड है, या फिर इन्वेंट्री के अंदर 5-6 चीजें गलत स्टेटेड है। तो मैनेजमेंट से जाके क्या बातें डिस्कस करनी है, कैसे डिस्कस करनी है, ऑब्वियसली आप बैठ के पहले नोट्स बनाओगे, फिर जाके मैनेजमेंट से डिस्कस करोगे कि अरे ये चीजें आप प्लीज ठीक कर दें, इसमें मसला ये है, स्टैंडर्ड ये कहता है आपने ये किया हुआ है, आपने गलत किया, तो वो अब आप यहाँ पे लिखोगे प्रोफेशनल तरीके से, ठीक है। मैनेजमेंट से डिस्कस करने के लिए आप जैसे नोट्स बनाते हो वैसे ही नोट्स बनाओगे और उनको लिखोगे, ठीक है। आगे क्या कहते हैं, इंक्लूडिंग एन असेसमेंट ऑफ द इंडिविजुअल इम्पैक्ट ऑन द ऑडिटर्स ओपिनियन इफ मैनेजमेंट डज नॉट मेक द चेंजेस। कि भाई इंडिविजुअली, एग्रीगेशन में नहीं जाना आपने, इंडिविजुअली जितनी भी मिसस्टेटमेंट्स है उनका इंडिविजुअल इम्पैक्ट बताना है, मटीरियलिटी को देखते हुए किसी भी तरीके से कि भाई क्या वो ऑडिटर्स ओपिनियन पे कोई इम्पैक्ट लेकर आती है या नहीं लेकर आती, ठीक है। आते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ, बड़े मजे का क्वेश्चन है ये वाला, आपको एक पक्की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि यार कैसे हम लोग ऑडिटर्स ओपिनियन हम लोग डिराइव करते हैं। ये रहा, क्या कहते हैं, you are preparing for a discussion with the management of Bombay Corporation about the misstatements identified in the financial statements during the audit for the year ended 31st March 2015, ठीक है। The audit working papers contain the following schedule of uncorrected misstatements prepared by the audit team. अच्छा, Barnabas Corporation's financial statement prior to any adjustment for the items below show profit before tax of 43 million, पिछले साल इतना था, एंड टोटल एसेट्स ऑफ 105 मिलियन, पिछले साल इतने थे, ठीक है भाई। ये आपके किस चीज में काम आ जाएंगे, मटीरियलिटी के लिए काम आएंगे, फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफाइंग मटीरियल या फिर परवेसिव मिसस्टेटमेंट्स, ठीक हो गया। क्या कहते हैं, ग्रांट और मशीनरी सेल, सिर्फ दो इश्यूज के बारे में बात की है, दो हेडिंग्स आपकी बन जाएंगी सीधी सीधी। कैसे, यहाँ पे आ जाओ एक्सेल की शीट पे, यहाँ पे आप दो हेडिंग बनाओगे, एक होगी गवर्नमेंट ग्रांट, उसको एक्सप्लेन करोगे यहाँ पे, ठीक है। और फिर उसके ओपिनियन का रीजन हम लोग दें, क्या कहेंगे, बरानवे कॉर्पोरेशन रिसीव्ड अ ग्रांट ऑन 31 दिसंबर 2014 टू इन्वेस्ट इन न्यू मशीनरी, ठीक है। गवर्नमेंट से उनको ग्रांट मिली इस डेट के ऊपर कि आप न्यू मशीनरी में इन्वेस्ट करो। एंड कंडीशन ऑफ द ग्रांट रिक्वायर्स द फंड्स टू बी इन्वेस्टेड विद इन 12 मंथ्स, ठीक है। जिस दिन ग्रांट मिली यानी कि 31 दिसंबर 2015 में आपकी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है एक नई मशीनरी में, ऑफ द ग्रांट डेट, और इट बिकम्स रीपेबल, ठीक हो गया। The grant has been recognized in full in statement of profit and loss for the year. However, भाई ये आप क्या कर रहे हो, ग्रांट आपने पूरी की पूरी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड कर ली है, ऐसे कैसे हो सकता है। However, the machinery has not yet been purchased. The finance director of Brambe Corporation assured the audit team that the money will be invested by 30 September 2015. अच्छा हुआ क्या, वो ये कह रहे हैं कि भाई मुझे गवर्नमेंट से लोन मिला मशीन खरीदने के लिए। अब जब मैं गवर्नमेंट से लोन लेता हूँ मशीन खरीदने के लिए, तो उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर अंडर IAS 23, नहीं IAS 23 तो बोरोइंग कॉस्ट है, IAS 20 गवर्नमेंट ग्रांट्स के अंदर मैं ये करता हूँ कि मुझे IAS 20 दो इजाजत देता है। पहली चीज तो मुझे वो ये कहता है कि यार या तो आप डेफर्ड इनकम अप्रोच से चलो, जिसकी बेसिस के ऊपर मैं क्या करता हूँ, मैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में डेफर्ड इनकम रिकॉर्ड कर लेता हूँ, क्रेडिट डेफर्ड इनकम बस, और डेबिट में क्या कर लेता हूँ, पहले कैश कर लेता हूँ अपने पास, और फिर हर साल उस डेफर्ड इनकम की डेप्रिसिएशन के साथ वो करके, मतलब जितनी डेप्रिसिएशन मैंने कैलकुलेट की हुई होगी, और दूसरी जगह पे प्रॉफिट एंड लॉस में डेफर्ड इनकम हर साल लेके जा रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ डेप्रिसिएशन मेथड, ठीक है। दूसरा क्या तरीका है, कैरिंग वैल्यू से माइनस कर लो, कैरिंग वैल्यू से माइनस करते हैं, ये IAS 20 आपको बोलता है, ठीक है। अब कंपनी ने क्या किया, जितनी ग्रांट मिली, कितनी ग्रांट मिली,
कितनी ग्रांट मिली इनको? गवर्नमेंट ग्रांट 5 मिलियन की ग्रांट मिली है। 5 मिलियन की ग्रांट पूरी की पूरी कहाँ रिकॉर्ड कर दी? प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड कर दी, जो कि गलत है। आप डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे रिकॉर्ड कर सकते हो ग्रांट को? बताया गया तरीका तो सिर्फ दो है S20 का। एक्सप्लेन करो यहाँ पे पहले क्या। ये देखो भाई, इन अकॉर्डेंस विद IS20, गवर्नमेंट grant can for an asset can be recognized in two ways. Either the grant can be recorded as a deferred income and can be released to profit and loss in conjunction with depreciation charge, or charge, or the grant can be uh, used to reduce the carrying value of the asset, which would again impact the statement of profit or loss due to lower depreciation charge. ठीक है, ये दो तरीके हैं. The management's method of recognizing the grant in full in the statement of profit or loss, even though the machine has not yet been purchased, is inappropriate. ठीक है, अब इधर से आगे मैं क्या एक्सप्लेन करूंगा? The auditors should let the management know of the accounting standard and discuss with management to reverse the recognition of grant as income and should be recorded as a liability until machine is purchased. भाई जब तक आपने मशीन नहीं परचेज की तो आपके ऊपर क्या लायबिलिटी है कि आप रिकॉर्ड करो? एक मिनट, आप किस चीज क्या करो? अगर आपने अभी तक नहीं रिकॉर्ड की भी, एक मशीन नहीं खरीदी, तो आपके ऊपर लायबिलिटी है ना कि आप मशीन खरीदो। अब आपने एक लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी है, जब तक आप मशीन खरीद नहीं सकते या मशीन खरीद लेते तब तक एक लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी है, आप उसको इनकम नहीं रिकॉर्ड कर सकते। ठीक है, ये चीज मशीन इज परचेज, एक तो मेरे स्पेलिंग मिस्टेक्स जो है ना वो बहुत ज्यादा है। मशीन इज परचेज, ठीक है, मैनेजमेंट से आप ये डिस्कस करो। अब यहाँ पे मटीरियलिटी कैलकुलेट करो, इम्पैक्ट लेकर आने लगो में क्या होगा। कितने की ग्रांट है? 5 मिलियन की ग्रांट है। टोटल एसेट्स उसमें प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड किया हुआ है, तो प्रॉफिट एंड लॉस भी इम्पैक्ट होगा 43 मिलियन। तो मैं उसको यहाँ पे कैलकुलेट कर, इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 43 मल्टीप्लाइड बाय, बल्कि मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये करते हैं, इस तरह कर देते हैं। 12% प्रॉफिट एंड लॉस पे आ रहा है और 5 मिलियन अगेन, और एसेट्स कितने हैं? 105 है। तो मैं कहता हूँ 5 डिवाइडेड बाय 105, और यहाँ पे होम इज इक्वल टू करना है, कितने परसेंट बनता है? 5% बनता है। मटेरियल ही समझूंगा मैं इसको, ठीक है। एसेट्स की बेसिस में 1% से अबव आ रहा है, मटेरियल है। प्रॉफिट एंड लॉस की उस पर 5% से ऊपर आ रहा है, मटेरियल है। तो मैं क्या बोलूंगा? The grant recorded as income has reduced the liability by 5 million and overstated the income by 5 million, and is and represents 5% of total assets and 11% of total income, and hence is material to both the statement of profit and loss and statement of फाइनेंशियल पोजीशन। बता दिया उसको मटेरियल है। अब आगे मेरा ओपिनियन। भाई देखिए, दो चीजें मेरी इंपैक्ट हो रही है।
अगर ये चीज मैनेजमेंट ठीक नहीं करती, मैंने उसको बताना है ना क्वेश्चन के अंदर क्या रिक्वायरमेंट थी कि मुझे बताओ कि हमारा ऑडिटर्स ओपिनियन कैसे इंपैक्ट होगा अगर मैनेजमेंट कोई चीज ठीक नहीं करता। ठीक है, इंडिविजुअली बताना है, दूसरे चीज को मैं भूल जाऊंगा, इस चीज को भी मैं भूल जाऊंगा, मैं इसके ऊपर सिर्फ अभी हूं तो इसी के बारे में सिर्फ बताऊंगा इंडिविजुअली। मटीरियल तो है, मटीरियल तो है, टोटल एसेट्स के साथ मटीरियल है, टोटल प्रॉफिट एंड लॉस के साथ भी मटीरियल है। भाई एक जगह लायबिलिटी रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, मैंने नहीं की, इम्पैक्ट आ रहा है मेरा लायबिलिटी के ऊपर, प्लस मेरा इम्पैक्ट आ रहा है इनकम स्टेटमेंट के ऊपर, एज इनकम एक एक्स्ट्रा आ रही है। तो ज्यादा परवेसिव नहीं है, एक ही चीज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एक जगह पे इम्पैक्ट लेकर आ रही है और एक जगह पे प्रॉफिट एंड लॉस पे इम्पैक्ट ला रही है, तो परवेसिव नहीं है ये। ठीक है, कोई एक मिस्टेक है सिर्फ, और लेकिन मटीरियल है तो मैं क्या दूंगा, जब परवेसिव नहीं होता और मटीरियल होता है मेरा, जो मिस स्टेटमेंट होता है, मैं क्या दे दूं, मैंने बोला ओपिनियन मॉडिफाई तो होगा, क्या होगा कि नहीं होगा, क्या है मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, तो इस वाले में आ जाता हूँ। अब दो कंडीशंस है, मटीरियल एंड परवेसिव, अगर मिसस्टेटमेंट है यानी मटीरियल भी और बहुत ज्यादा जगह पे इंपैक्ट है तो एडवर्स ओपिनियन दे दूं। लेकिन अगर मटीरियल है बट परवेसिव नहीं है, मतलब मटीरियल तो है वो मिसस्टेटमेंट लेकिन वो ज्यादा जगह पे इंपैक्ट नहीं आ रही, कोई एक दो जगह छोटी छोटी जगह पे इंपैक्ट है, तो क्वालिफाइड ओपिनियन दे दो, तो मैं यहाँ पे क्वालिफाइड ओपिनियन दे दूंगा। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला कि भाई इधर आओ, as the misstatement is material to the financial statements but not pervasive। अब बताऊंगा pervasive क्यों नहीं है, because it does not impact major place major financial statements and only has impact upon two items, hence it is not pervasive, hence the auditor would modify their opinion opinion and would give a qualified opinion। अब इससे अगले पैराग्राफ में बताऊंगा कि ऑडिटर्स रिपोर्ट में क्या करूंगा, कैसे बताऊंगा। द ऑडिटर would make a qualified opinion paragraph and would include basis of qualified opinion to provide to explain the reason or the qualification क्वालिफिकेशन। ठीक हो गया, क्वालिफिकेशन याद है। ठीक है, सेम इसी पैटर्न में पहले एक्सप्लेन करना है स्टैंडर्ड्स को, मैनेजमेंट कहाँ पे गलत है वो एक्सप्लेन करना है, मैनेजमेंट ने कहाँ पे गलती की और ऑडिटर उसको डिस्कस करे, यही लाइन आपने ऐसी ही रहने देनी है। फर्दर फिर आपने मटीरियलिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, वो उसमें स्टेटमेंट की अगर ऑडिटर काम नहीं, मैनेजमेंट जो है उस चीज़ को ठीक नहीं करती और उसका इम्पैक्ट कैसे होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, वो चीज़ आपने बता देनी है। अब एक सवाल जरूर आएगा आपके जहन में कि लेट सपोज एक बहुत ज्यादा सारी मिसस्टेटमेंट्स हैं, बहुत ज्यादा सारी, लेकिन एट द सेम टाइम वो इममटीरियल है, मतलब कि परवेसिव है लेकिन इममटीरियल है। भाई देखो, इममटीरियल कोई भी चीज हो तो फिर उसको हम लोग सिर्फ मिस स्टेटमेंट कहते हैं, मटीरियल मिस स्टेटमेंट नहीं कहते। फाइनेंस अपना ओपिनियन चेंज करने के लिए, अगर आप चाहते हो कि आपका ओपिनियन चेंज हो, यहाँ पे हम लोग कहते हैं मटीरियल ओपिनियन हमारा मॉडिफाई हो गया, ये सब कुछ होने के लिए पहली कंडीशन है कि आपके मिस स्टेटमेंट्स एग्रीगेशन में या फिर इंडिविजुअली क्या होनी चाहिए, मटीरियल होनी चाहिए। हम लोग परवेसिवनेस की बात हमेशा बाद में करते हैं, अगर मटीरियल ही नहीं है तो कोई ओपिनियन के ऊपर इम्पैक्ट नहीं आने वाला। ठीक है, दूसरा पॉइंट मैं आपको समझा देता हूँ क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, लिखना आपने बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैंने पहले पॉइंट के बारे में लिखा है। ठीक है, इजी है, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। ये क्या कहते हैं, ऑन 31 मार्च 2015 92 कॉर्पोरेशन सोल्ड अ मशीन विच वाज नो लॉन्गर इन यूज। ठीक है भाई, हम लोगों ने एक मशीन बेची है। अब जब हम लोग मशीन बेचते हैं तो वो IFRS 9 के अंडर फॉल कर जाती है सेल्स, और जितना ज्यादा पीरियड उसका होगा, मतलब एक साल के बाद कहीं जाके अगर आपने उसकी कैश लेना है तो उसको फेयर वैल्यू मतलब प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड किया जाता है उस कैश फ्लो को एज अ रिसीवेबल, और दूसरी जगह पे प्रॉफिट भी प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाता है। IFRS 9 में ये चीज SBR में पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, अंडर द टर्म्स ऑफ द सेल एग्रीमेंट द टोटल सेल्स प्राइस ऑफ द मशीन वाज 10 मिलियन एंड वुड बी पेड ऑन 31 मार्च 2016, पूरा एक साल, यानी कि अगेन इस 10 मिलियन की
सेल्स प्राइस जो हम लोगों ने दी, यानी कैश इतना 1 साल के बाद आएगा 10 मिलियन का, इसके ऊपर प्रॉफिट जितना भी होगा उसको प्लस इसके जो कैश आना है हमें, उसको क्या प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर आऊंगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर, और उसको रिकॉर्ड करूंगा एज रिसीवेबल और प्रॉफिट रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है, would be paid on 31st March 2016. The company has recognized the full sales value of 10 million. गलत कर दी है when calculating profit on disposal for the asset and the value of the receivable in the current financial statements. Profit की बात किधर कर रहा है वो, the audit team has calculated that the net present value of receivable at the reporting date 31st March इतना होना चाहिए था. This is the present value. उसने auditor ने खुद calculate करके दे दी है good. And therefore the profit on disposal and receivable both are overstated by 1 million. ठीक है, मुझे ओवरस्टेटमेंट की अमाउंट भी उसने बता दी. क्या करूंगा, पहले एक्सप्लेन करूंगा. IFRS 9 के अंदर जब भी मशीन बेची जाती है, the time period is more than 1 year and then it falls the non-current part, hence it should be converted towards present value and the receivable should be recorded at present value, whereas the profit should also be recorded at the present value. ठीक है, whereas the management has not done this, the full recording value of 10 million by the management is inappropriate and not in conjunction with IFRS 9. The auditors should discuss with the management that the recording the full amount of 10 million is not in accordance with IFRS 9 and should discuss with the management the issue. The फिर उसके बाद मटीरियलिटी किस बेसिस पे कैलकुलेट करोगे, ओवर स्टेटमेंट की अमाउंट से, सिर्फ पूरी की पूरी नहीं, जितनी आपने गलत रिकॉर्ड की है वो, जितनी गलत रिकॉर्ड की है, क्या प्रॉफिट ओवरस्टेटेड है और रिसीवेबल अंडरस्टेटेड है, कितनी अमाउंट से, दोनों की अमाउंट क्या 1 मिलियन है. तो 1 मिलियन डिवाइडेड बाय टोटल एसेट यहाँ पे आ जाएगा, और ये इमटेरियल है. ठीक है इमटेरियल 120 की बात हो रही है, सॉरी 105 की बात हो रही है. इमटेरियल आ गया एसेट्स के बेसिस पे, यानी एसेट के ऊपर कोई इशू नहीं है. वन मटेरियल प्रॉफिट के ऊपर लेकर आओगे शायद वो भी इमटेरियल हो, बिलो 5% होगा. ठीक है, तो उस बेसिस से आप क्या बोलोगे कि अभी कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं. इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 105 के एसेट्स थे, और दूसरी जगह पे इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 43 मिलियन का प्रॉफिट था. अब प्रॉफिट भी मैंने, इसने क्या बोला, मैंने प्रॉफिट भी 1 मिलियन से ओवरस्टेट किया हुआ है और एसेट को भी 1 मिलियन से ओवरस्टेट किया हुआ है, पूरा 10 मिलियन रिकॉर्ड करने की वजह से. और होना कितने पे चाहिए था, 9 मिलियन पे रिकॉर्ड था, दोनों 1 मिलियन से ओवरस्टेटेड है. ठीक है, तो मेरा एसेट वाली बेस अगर मैं इसको यूं कर लूं और इसको मैं यूं कर लूं, तो एसेट का रिप्रेजेंट करता है ये ओवरस्टेटमेंट 0.95 मिलियन, और प्रॉफिट का रिप्रेजेंट करता है 2.3. दोनों की कंडीशन, एसेट की कंडीशन थी मोर देन 1% होना चाहिए, प्रॉफिट की कंडीशन थी मोर देन 5% होना चाहिए. दोनों पे इमटेरियल है, परवेसिव की तो बात ही नहीं आई फिर कहीं बीच में. तो आप इतना सब कुछ एक्सप्लेन करोगे जो मैंने ऊपर बताया, मटीरियलिटी कैलकुलेट करोगे जो मैंने बताया, फिर नीचे बताओगे एज द मिसस्टेटमेंट इज इमटेरियल, it would not have any impact upon the auditor's opinion, hence the auditor will not modify their opinion, but the auditor would still judge whether in conjunction with other material misstatements it would become material. बस यहाँ तक बात की, आपका क्वेश्चन ये वाला खत्म और आपका पेपर खत्म हो गया. कंसिडरिंग द फैक्ट कि इसके भी 50 मार्क्स हैं, दो क्वेश्चन के. कितनी देर में हम लोगों ने किया, हमारी रिकॉर्डिंग कितनी देर की हो चुकी है, 1 मिनट, 1 घंटा 47 मिनट्स. ये मेरा एक्सप्लेन करने का वक्त था. अगर मैं ये पेपर सॉल्व कर रहा होता ना, या आप कर रहे होते 1 घंटा, दैट इज इट. 47 मिनट्स एक्स्ट्रा क्यों लग रहे हैं, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं समझाने में ज्यादा वक्त लगा रहा हूँ, ये जो बातें कर रहा हूँ बीच में छींके मार रहा हूँ, इस पे ज्यादा वक्त जा रहा है. ठीक है, वरना 1 घंटा बहुत था. तो आपने देखा है, पेपर सॉल्व करना इज इजियर वंस आपके पास मटेरियल हो लिखने के लिए. मेरे दिमाग में आप लोगों को ही पढ़ा के मटेरियल आया लिखने के लिए, मेरे को ऊपर से लेकर नहीं आया मटेरियल. हर अटेम्प्ट में जब मैं पेपर करा रहा हूँ मुझे हर चीज याद नहीं हो जाती. मुझे क्या होता है, जब पेपर अटेम्प्ट करने से पहले आप लोगों के साथ इसको कराता हूँ, इतनी प्रैक्टिस हो जाती है करा करा के, क्वेश्चंस कर करके, पढ़ा पढ़ा के, कि मेरे जहन में चीज रह जाती है, और ये हर 3 महीने के अंदर मेरे से भूल जाती है दोबारा से. ठीक है, तो फिर अगेन मैं जब कर सकता हूँ तो आप लोगों को करना कोई मुश्किल काम नहीं है. मटेरियल मेरे जहन में आया, बगैर आंसर्स को देखे आप लोगों को सॉल्व करा दिया. ठीक है, अब अगर मैं आंसर पे जाऊं, आई एम 100% श्योर कि जितना हम लोगों ने सॉल्व किया उसमें से एटलीस्ट हम लोग 90% 95% बिल्कुल ठीक होंगे. ठीक है, इसी तरह से पेपर में रिलैक्स्ड और अच्छे तरीके से आपने जाके पेपर को अटेम्प्ट करना है. पेपर को रिलैक्स्ड होके करना है, कॉन्फिडेंट होके करना है कि यार जो मैंने पढ़ा है, अगर मुझे कुछ नहीं भी आता तो मैं उसको छोड़ दूंगा, आगे मूव कर जाऊंगा, बाद में आऊंगा उस चीज की तरफ. ठीक है, आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम. अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो रिलेटेड टू दिस एग्जाम या रिलेटेड टू एनी अदर एग्जाम, काइंडली टू आस्क मी. एक रिक्वेस्ट है कि जो भी कर सकता है मुझे एक पेपर सॉल्व करके दे दे, कोई भी पास्ट एग्जाम अपनी चॉइस का, लेकिन पुराने 5 साल के अंदर हो, पूरा सॉरी 5 साल कह रहा हूँ, पुराने 5 एग्जाम अटेम्प्ट्स के अंदर हो वो पेपर.
अगर इसके अलावा हो तो मैं चेक नहीं करूंगा, उसको मार्क नहीं करूंगा, क्योंकि वो किट के अंदर कवर हो जाता है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर कोई कर सकता है अटेम्प्ट करे, मुझे भेजे, मेरे व्हाट्सएप नंबर में हमेशा देता हूँ, प्लस आप मुझे मेल भी भेज सकते हो, मैं उसको अटेम्प्ट करके आपको दे दूंगा। आपको बता दूंगा दीज आर योर मिस्टेक्स, इतने मार्क्स आपके आए हैं, इस चीज पे आपको फोकस करना चाहिए। ठीक है। अगेन आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। अपना टाइम लें, स्टडी करें, एग्जाम ठीक तरीके से दें। एंड मेरी तरफ से आपका कोर्स खत्म हो चुका है मेरी तरफ से, लेकिन अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो दे कैन आस्क मी। ठीक है। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, एंड टेक केयर ऑफ योर एग्जाम्स। ठीक है। अल्लाह हाफिज।